चले मेरे ख्याल से अराउंड 36 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम हम अपनी लैब शुरू करते हैं। अच्छा, अटेंडेंस मैं क्लास के एंड में लूँगा क्योंकि अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है, सो फिर उनका मसला हो जाएगा कि उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो अटेंडेंस मैं क्लास के एंड में जो है वो एक दफ़ा ले लूँगा। अटेंडेंस अभी आप लोग चैट बॉक्स पर ना लिखें क्योंकि अटेंडेंस क्लास के एंड में एक दफ़ा होगी, सो उस वक्त जो है आप लोग जो है प्रेजेंट या एब्सेंट जो भी है आपका स्टेटस, वो उस वक्त मुझे आप कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। सो अब जो है हम अपनी लैब शुरू कर रहे हैं। आज जो बेसिकली हमें लैब परफॉर्म करनी है, दैट इज़ लैब नंबर 2, ठीक है। लैब नंबर 2 जो है वो बेसिकली बिल्कुल उसी जो हम लोगों ने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने लिया था, जहाँ हम लोग लैब नंबर 1 के अंदर मैट लैब और सिमिलिंग के ऊपर काम कर रहे थे। आज की लैब उसी फ्लेवर से मिलती जुलती लैब है, ठीक है। आज की लैब के अंदर हमें वही सिमिलिंग को यूज़ करना है, मैट लैब यूज़ नहीं करना, बट हमें सिमिलिंग पर ज़्यादा फोकस होगा हमारा, क्योंकि प्रीवियसली जब हम लोग लैब नंबर 1 कर रहे थे, तो उस वक्त हमने सिमिलिंग का एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही बेसिक सा टास्क किया था, ठीक है। और मैंने कोशिश ये की है कि जितने लोगों ने लैब जमा करवा दी है एलएमएस पर, उन सब की लैब्स जो है वो मैंने चेक करके उनके मार्क्स जो है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। और जिन लोगों ने लैब्स नहीं जमा करवाई हैं और जो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं या व्हाट्सएप पर लैब जमा करवा रहे हैं, तो व्हाट्सएप पर मैंने पहले ही आप लोगों को ये कहा था कि ना के व्हाट्सएप और ना के ईमेल, मैं किसी चीज़ पर लैब एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लैब एक्सेप्ट करने का जो मीडियम है वो सिर्फ और सिर्फ एलएमएस है। एलएमएस के अलावा कोई दूसरा मीडियम जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आप लोगों को चाहिए था कि आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते और उसके बाद वक्त पर लैब जमा करवा दे, बट कुछ मसला होगा या कोई इशू हो गया, तो कोई मसला नहीं है। उसको कंसिडर करते हुए मैं जिस वक्त मेरा एक उसूल ये है कि मिड टर्म वीक में, या मेरे ख्याल से मिड टर्म वीक से पहले या उसके बाद में जो है, एक वीक पहले या +-1 वीक, मैं एलएमएस की जो है ना सारी की सारी सबमिशंस कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम से बता दिए कि आधा घंटे के लिए ऑन करता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद उस आधे घंटे के अंदर जिसने लैब जमा करवा दी, जिसकी रह गई थी, और उस पर भी जो लैब जमा करवा रहा होगा उसको मैं आउट ऑफ 10 मार्क्स नहीं दूंगा, उसको आउट ऑफ 8 मार्क्स दूंगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने, जाहिर सी बात है कि जिस बच्चे ने टाइम पर जमा करवाई है, तो उससे कुछ डिफ्रेंशिएट तो करना चाहिए ना, क्योंकि ज़ाहिर है वो उस बच्चे ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की, उसने टाइम पर लैब जमा कराई। और जो बच्चा नहीं करवा सका टाइम पर, तो जाहिर सी बात है उसको कुछ ना कुछ जो है वो उसका जो है पेनल्टी लगेगी उसकी। सो आउट ऑफ 10 जो है उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब जो लैब डेट जमा कराएगा उसको आउट ऑफ 8 जो है वो मैं मार्क्स दूंगा, ठीक है जी। तो इस बात का ध्यान रखना है, और मैं जैसे ही सबमिशन ऑन करूंगा, आप लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई सबमिशन मैंने ओपन कर दिए, जिसकी जो लैब रह गई है वो अपनी सबमिशन ओपन कर दें और सबमिशन मतलब ये कि जमा करवा दें, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा इशू था जो मुझे लगा कि काफ़ी, जी जी, जिसने करवा दिए टाइम पर उसके नंबर मैंने लगा दिए, और आउट ऑफ 10 मार्क्स को मैंने मार्क्स दे दिए। जिसने अभी तक नहीं जमा कराई है उनके लिए ये है कि मैं बीच में किसी टाइम जो है वो लैब की सबमिशन ऑन करके और आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग बस ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको जमा करवाएंगे, और आउट ऑफ 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे, आउट ऑफ 8 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये बेसिकली छोटी सी बात थी जो समझानी थी आप लोगों को। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे लैब नंबर 2 की। लैब नंबर 2 जो है, जिस तरीके से आपको नाम लिखा हुआ है, दैट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ सेकंड ऑर्डर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम्स, ठीक है। इस हेडिंग को अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें, तो हमें इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल हो रही है, ठीक है। इस लैब को शुरू करने से पहले इससे थोड़ी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, ताकि जब हम लैब की तरफ प्रोसीड करें तो हमें इस लैब को समझने में कोई इशू ना हो, कोई मसला ना हो, ठीक है। अच्छा, पहली बात ये कि मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा ये कि सिस्टम का ऑर्डर क्या होता है, ये सब बातें पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये कि हम लोग सिस्टम्स के बारे में तो हम इन डिटेल देख चुके हैं, भाई सिस्टम्स क्या होते हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम्स की, तो वो भी क्या होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, जिनके मार्क्स नहीं लगे वो मैं लगा दूंगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बात हो गई, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली मॉडलिंग की तरफ जो है वो अपनी लैब को प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। अच्छा, क्विक रिवीजन की अगर हम बात करें, तो हमने देखा कि भाई ये सिग्नल प्रोसेसिंग या एलसीएस या कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर, या सिग्नल इन सिस्टम्स के अंदर, सिग्नल्स का एक बहुत अहम किरदार होता है, ठीक है। सिग्नल्स क्या होते हैं इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करें, तो सिग्नल बेसिकली एक ऐसे एंटिटी को कहते हैं, एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं, या एक ऐसी चीज को कहते हैं
जो बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा होता है और हम किसी सिस्टम के इनपुट पर उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज जो सिस्टम के इनपुट पर हमने अप्लाई की हुई है दैट इज अ सिग्नल, या अगर आउटपुट से भी हम हासिल करें तो दैट इज आउटपुट सिग्नल। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसी एंटिटी जो सर्टेन इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है या सर्टेन इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही है दैट इज कॉल्ड अ सिग्नल। ठीक है, जैसे लिखा हुआ भी यहाँ पे इन सिग्नल प्रोसेसिंग अ सिग्नल इज अ फंक्शन दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन अबाउट अ सर्टेन फिनोमेना। एक सर्टेन फिनोमेना, एक सर्टेन इवेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो चीज कैरी कर रही होती है, जो भी फंक्शन कैरी कर रहा होता है दैट इज कॉल्ड अ सिग्नल। ठीक है, नाउ दैट सिग्नल कैन आल्सो बी एन इनपुट सिग्नल and that signal can also be an output signal. ठीक है, in electronics and telecommunication it refers to any time varying voltage current or electromagnetic wave that carries information। बस ये बात याद रखनी है कि जब भी सिग्नल की बात हो रही है तो सिग्नल बेसिकली क्या है, सिग्नल एक ऐसा फंक्शन होता है जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है अबाउट अ सर्टन इवेंट या अबाउट अ सर्टन फिनोमेना। अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादातर वोल्टेज सिग्नल, करंट सिग्नल होते हैं, या इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी वैल्यू को वेरी कर रहे होते हैं। सही है, a signal may also be defined as an observable change in quality such as quantity। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एनालॉग सिग्नल दिया हुआ है, डिजिटल सिग्नल दिया हुआ है जिसके लार्ज टाइम डिविजन है, और डिजिटल सिग्नल दिया हुआ है जिसके स्मॉल टाइम डिविजन है। एनालॉग और डिजिटल में क्या फर्क होता है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, एक कंटिन्यूस सिग्नल जो हर वैल्यू के लिए हमने डिफाइन किया हुआ है दैट सिग्नल इज कॉल्ड एन एनालॉग सिग्नल। जबकि डिजिटल सिग्नल क्या होता है, वो सिग्नल जो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए हमने डिफाइन किया होता है। So this is the major difference between analog and digital signal। ठीक है जी, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके बाद हम पढ़ते हैं कि भाई सिस्टम्स क्या होते हैं। सिस्टम्स जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस लैब में भी समझाया था कि सिस्टम क्या है। सिस्टम बेसिकली एक ऐसी अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की या डिवाइसेस की, या एक ऐसी एंटिटी है, या एक ऐसी कह सकते हैं कि एक ऐसी बॉडी है जो क्या कर रही है, जिसके इनपुट पर हमने एक ट्रिगरिंग सिग्नल या एक ऐसा सिग्नल सिग्नल अप्लाई किया जो इस चीज को ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, क्या करता है, अ सिस्टम इज रेफर्ड टू एज एन एंटिटी दैट फंक्शंस टू एक्सेप्ट एन इनपुट ट्रिगरिंग सिग्नल एंड देन मैनिपुलेट एंड प्रोसेस इट अकॉर्डिंगली टू जनरेट एंड प्रोड्यूस द रिस्पेक्टिव आउटपुट सिग्नल। ठीक है, तो सिग्नल क्या करता है, सिग्नल हमने बेसिकली सिस्टम सिस्टम करता ये है कि उसके इनपुट पर हम एक सर्टन ट्रिगरिंग सिग्नल जो है वो अप्लाई करते हैं। सिस्टम उस सिग्नल को एक्सेप्ट करते हुए उसको प्रोसेस करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, उसको तोड़ मरोड़ करता है और आगे एक रिस्पेक्टिव आउटपुट सिग्नल जो है वो जनरेट कर देता है। दिस इज नथिंग बट अ सिंपल सिस्टम। ठीक है, अटेंडेंस क्लास के एंड में होगी तो जो लोग चैट बॉक्स अटेंडेंस के लिए यूज कर रहे हैं वो प्लीज मत करें। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अ सिंपल सिस्टम है। सिस्टम क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर हम एक सिग्नल अप्लाई करते हैं, वो सिग्नल जो है वो प्रोसेस किया जाता है और इन फॉर्म ऑफ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब एलसीएस के कोर्स में, लीनियर कंट्रोल सिस्टम के कोर्स में, हम दो टाइप के सिस्टम्स को बखूबी देखेंगे। पहला है ओपन फीडबैक सिस्टम या ओपन लूप सिस्टम, और दूसरा है क्लोज लूप या फीडबैक सिस्टम। ठीक है, ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर फीडबैक नहीं होता। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक बेसिकली एक ऐसी चीज को कहते हैं जो आउटपुट और इनपुट को आपस में मिलाता है और वो आउटपुट और इनपुट आपस में कंपेयर किए जाते हैं। तो ओपन लूप अरेंजमेंट में ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं है। ओपन लूप सिस्टम के अंदर मेरे पास प्रोसेस के नाम से एक सिस्टम है। ठीक है, प्रोसेस क्यों किया है, क्योंकि ये इनपुट सिग्नल को प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, उस इनपुट सिग्नल को प्रोसेस करने के बाद वो एक सर्टन आउटपुट सिग्नल जो है वो जनरेट कर देता है। ठीक है, और क्योंकि कोई इसके अंदर कोई फीडबैक नहीं है तो कोई आउटपुट से इनपुट कोई फीडबैक लूप या कोई बैकवर्ड लूप नहीं जा रहा। सही है, एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, अच्छा उसके बरक्स जो मेरे पास क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम होता है, क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम होता ही इसलिए
कि आउटपुट और इनपुट के दरमियान एक सर्टन रिलेशनशिप जो है वो हमें क्रिएट करनी पड़ती है। इस रिलेशनशिप की बदौलत होता ये है कि जो मेरा आउटपुट है वो मेरी डिजायर्ड इनपुट पर जाकर सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि अगर आपके घरों की सीलिंग फैंस के अंदर जो डिमर लगा होता है, अगर वो डिमर जो है वो खराब हो गया और फैन आपकी आपके मुताबिक स्पीड पे नहीं घूम रहा, मतलब अगर सर्दी है तो तब भी फैन जो है वो तेज घूम रहा है, सो देन आपका जो फैन है वो एक ओपन लूप सिस्टम के इक्विवेलेंट हो चुका है। हाँ, अगर वो डिमर सही तरीके से काम कर रहा है और उसकी स्पीड को मैं अपनी विल और अपने डिजायर के अकॉर्डिंग उसको वेरी कर सकता हूँ, सो देन दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम, क्योंकि मेरा फीडबैक, मेरा इनपुट, मेरी विल उस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है और अब मेरा आउटपुट जो है वो मेरे अकॉर्डिंगली चेंज किया जा सकता है। ठीक है, नहीं देखें, एक स्टूडेंट ने सवाल किया है कि सर फीडबैक ऑल्टर्स द इनपुट बाय सीइंग द आउटपुट। नहीं, देखिए होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये प्रोसेस जो आपके सामने लिखा है, ये ब्लू बॉक्स जो है, ये वाला ब्लू बॉक्स और ये वाला ब्लू बॉक्स, ये है बेसिकली आपका जो बेसिकली सिस्टम है, जहाँ पे आपका सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आ रहा होता है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? जो किसी भी इनपुट को लेते हुए आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, अब फर्स्ट करें मैंने क्या किया, ये मेरा फैन है, ठीक है, ये मेरी फैन की स्पीड है और ये मेरा अकॉर्डिंगली जो इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर कोई फीडबैक लूप नहीं होगा तो क्या होगा, मैंने सिर्फ फैन को ऑन किया, ये आउटपुट जो है चलना शुरू हो गया। अब मैं यहाँ से इनपुट चेंज कर रहा हूँ ना, तब भी मेरे आउटपुट पर जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक फीडबैक लूप यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। फीडबैक लूप क्या करता है? फीडबैक लूप इनपुट और जो फीडबैक आ रहा है उनको माइनस करता है, उनका डिफरेंस लेता है और उस डिफरेंस को आगे प्लांट पे फीड करता है, ताकि प्लांट उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा हो और उसके अकॉर्डिंगली मेरा आउटपुट जनरेट करे। सही है, तो ये जो आपके पास ये वाला एरो है जहां मेरा ये कर्सर शो कर रहा है, ये क्या होता है? ये होता है इनपुट माइनस द फीडबैक, ताकि उस और ये इनपुट को मैंने फीडबैक से माइनस किया, तो दिस इज कॉल्ड योर एरर सिग्नल और एक्चुएटिंग सिग्नल। ये एक्चुएटिंग सिग्नल आगे जाके इस प्लांट को ऑपरेट करवाता है। सही है? अच्छा, तो ये हमारे पास जो है वो ओपन लूप और क्लोज लूप की बेसिकली एग्जांपल जो है वो होगा। अच्छा, ये रिपीट कर दें। रिपीट बेसिकली क्या, इसमें आप क्या रिपीट करना है? मैंने शुरू से स्टार्ट किया था, मैं बेसिकली सिग्नल्स समझाए मैंने, देन सिस्टम समझाए, तो उसमें ऐसा कोई है नहीं। आप लोग जो बाद में आए हैं वो रिकॉर्डिंग जो है वो चेक कर लीजिएगा, मसला नहीं, रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है, तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जी, मैं फाइल में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ये जो मेरे पास प्रेजेंटेशन बनाई हुई है मैंने, ये आपको मैं एलएमएस पर प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब आ जाए जो हमें इस लैब का एक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सर ये फीडबैक आउटपुट के साथ भी आ सकता है। फीडबैक आउटपुट के साथ मतलब कि फीडबैक जो है वो आउटपुट से इनपुट पे की तरफ आता है ना, तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर करें। फीडबैक जो लूप होता है वो आउटपुट की वैल्यू को इनपुट के साथ कंपेयर करता है, उसके रिजल्टेंट मेरे पास एक एरर सिग्नल जनरेट किया जाता है जो मेरी प्लांट को रन कर रहा होगा। ठीक है, अगर एरर सिग्नल जितना कम होगा, इसका मतलब ये है कि इनपुट आउटपुट एक वैल्यू पर पहुंच चुके हैं। बात समझ आ रही है? देखो और सुनो, देखो, फर्ज करो कि मेरा इनपुट और आउटपुट एक वक्त आया कि बिल्कुल एक ही वैल्यू पर पहुंच गए। मतलब ये कि अगर मैं चाह रहा था कि मेरा आउटपुट 5 वोल्ट, इनपुट मेरा 5 वोल्ट पर आए, तो मेरा आउटपुट 5 वोल्ट पर पहुंच चुका है, तो क्या होगा? उस वक्त मेरा फीडबैक और इनपुट को जब मैं माइनस करूंगा, तो उस वक्त मेरा आंसर या एरर मेरे पास जीरो आ रहा होगा। जब एरर मेरे पास यहाँ पर जीरो आ गया, इसका मतलब ये है कि आपका इनपुट और आपका फीडबैक जो आउटपुट को इनपुट की तरफ लेके आ रहा है वो बराबर हो चुके हैं। जब इनपुट और आउटपुट बराबर हो चुके हैं, तो आप जो रिक्वायरमेंट चाह रहे थे कि आप आउटपुट को इनपुट के पास ले आए, वो आपने अचीव कर लिए, जिसकी बदौलत आपका एरर सिग्नल जीरो आ गया। जब एरर सिग्नल जीरो आ गया, तो अब आपका प्लांट जो है वो जीरो को प्रोसेस ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका आउटपुट ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो आप प्लांट ने काम करना छोड़ दिया। हाँ, जैसे ही आपका आउटपुट 5 से ऊपर या नीचे गया, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो एरर जनरेट कर रही होगी, ये आउटपुट को उस लिहाज से ऊपर या नीचे कर रहा होगा। समझ आ रही बात? फर्ज करो
ये मुझे 5 वोल्ट्स पर आउटपुट पहुंचाना था, आउटपुट मेरा अभी 4.5 वोल्ट्स पर आ रहा है। 4.5 को इसने कंपेयर किया 5 से, आंसर कितना आया 0.5। 0.5 का सिग्नल जब मैंने अपने इसके अंदर फीड किया, तो अब ये उस लिहाज से उस आउटपुट को 0.5 की मतलब इसको 5 वोल्ट्स तक लेके जाने की कोशिश करेगा। और जब आउटपुट 5 वोल्ट्स पर पहुंच गया, तो इनपुट और आउटपुट को जब माइनस किया तो यहाँ पर 0 वोल्ट्स आया। तो अब ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कहेगा कि भाई मेरा आउटपुट तो ऑलरेडी 5 वोल्ट्स पर पहुंच चुका है, या जो मैंने रेफरेंस इनपुट एंटर किया है वहां तक पहुंच चुका है, तो मुझे अब आगे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। सही है। तो फीडबैक बेसिकली क्या करता है, इनपुट और फीडबैक जब आपस में माइनस होते हैं, तो मेरे पास एक सर्टन एरर सिग्नल या एक्चुएटिंग सिग्नल जनरेट किया जाता है। वो एक्चुएटिंग सिग्नल करता क्या है कि वो प्लांट को या प्रोसेस को क्या करता है, उसको ट्रिगर करता है। जितना ज्यादा एरर सिग्नल होगा, उतना ज्यादा प्लांट ट्रिगर होगा और कोशिश करेगा कि आउटपुट जो है वो इनपुट के पास पहुंच जाए। जितना एरर सिग्नल कम होगा, उतना मेरा प्लांट जो है वो मतलब कि मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि वो देख चुका है कि आउटपुट जो है वो इनपुट की तरफ पहुंच चुका है, इसलिए अब और मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये कॉन्सेप्ट आई होप सबको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आ जाए हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इस लैब के टाइटल में लिखा था कि हमें क्या करना है, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स। अच्छा, अब ये सिस्टम का ऑर्डर क्या होता है, पहली बात तो हमें ये कि सिस्टम का ऑर्डर समझ आए, तो तब हम आगे बात करें ना कि भाई ऑर्डर होता क्या है। तो ऑर्डर ऑफ अ सिस्टम के हम दो पहलू जो है वो आपके सामने जो हम शो करेंगे, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि किस तरीके से हम ऑर्डर की बात करें। अच्छा, पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको इस तरीके यहाँ से शो करूँ, ठीक है। अच्छा, पहले मैं ये वाली स्लाइड कवर करूंगा, उसके बाद प्रीवियस जाऊंगा। ऑर्डर ऑफ अ सिस्टम की अगर हम बात करें, तो किसी भी सिस्टम को सिंपली देखकर, उसको फिजिकली एनालाइज करके किस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि सिस्टम का ऑर्डर क्या है। ठीक है, अगर फर्ज करो मेरे पास एक पीसीबी बोर्ड पर एक सिग्नल बना पड़ा है, सिग्नल कह रहा हूँ, एक मेरे पास एक सर्किट बना पड़ा है बाय वाचिंग पोल्स। अभी उस डिटेल में मैं जा रहा हूँ, बट उससे पहले मैं आपको जैन इस बात का जवाब मैं देता हूँ, बट इसको पहले मैं अभी ये बता रहा हूँ कि सिंपल अगर आपके पास कोई सिस्टम पड़ा हुआ है, तो उसको फिजिकली एनालाइज करके हम ये कैसे बता सकते हैं कि सिस्टम का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो फर्ज करें आपके पास एक सर्किट है जिसके अंदर तो फर्स्ट करो आपके पास एक ये सर्किट पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास एक इनपुट सोर्स है, एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। ठीक है, आर एल सी का एक सर्किट है। अब इस आर एल सी सर्किट को मैं सिंपल अगर मेरे पास एनालाइज कर रहा हूं मैं, सो हाउ कैन आई टेल कि इसका ऑर्डर क्या होगा। एनीवन, कोई बता सकता है कि अगर मैं सिंपल किसी सर्किट को या किसी मैकेनिकल सिस्टम को एनालाइज कर रहा हूँ फिजिकली, तो हाउ कैन आई टेल कि इस सिस्टम का ऑर्डर क्या होगा। जी, अरीब अपना हैंड रेस किया, माइक अपना अनम्यूट करें। सर इसमें कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे? हाँ शाबाश, काफी लोगों ने चैट बॉक्स पर भी सही जवाब दिया है, गुड, ठीक है, माइक बंद कर सकते हैं आपका। ठीक है, तो वेरी गुड, तकरीबन सबका जवाब ये जो है वो सही है इसके अंदर। तो द नंबर ऑफ, जी बस माइक अपना म्यूट कर लें, जी माइक म्यूट कर लें सारे। तो किसी भी सिस्टम को फिजिकली एनालाइज करके हम इस तरीके से बता सकते हैं कि हम उसके नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स की क्वांटिटी को एनालाइज कर लें। ठीक है, अगर हम देखें इस आर एल सी सर्किट को, तो आर एल सी सर्किट के अंदर मैं देख रहा हूं कि मेरे पास इंडक्टर है, रेजिस्टर है और कैपेसिटर है। ठीक है, अब जो रेजिस्टर है वो कोई एनर्जी अपने अंदर स्टोर नहीं करता। क्यों? क्योंकि रेजिस्टर क्या करता है कि जब इसके थ्रू करंट फ्लो करता है, तो बेसिकली क्या करता है रेजिस्टर, क्या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। जब कोई चीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, तो वो करंट को लिमिट कर रही है, और जैसे जैसे वो करंट को लिमिट कर रही है, तो वो हीट को डिसिपेट कर रही है, या एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट कर रही है। सो रेजिस्टर नेवर स्टोर्स एनर्जी, बट ऑलवेज डिसिपेट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज आई स्क्वायर आर लॉसेस। सही है, आई स्क्वायर आर लॉसेस के बारे में तो आपने सुना होगा, जो बेसिकली कॉपर लॉसेस होते हैं, जो इन फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट कर रहे होते हैं। तो रेजिस्टर जो है वो अपने अपने अंदर कोई एनर्जी तो स्टोर नहीं कर रहा होता। बाकी बचे इंडक्टर और कैपेसिटर। तो हाँ, मेरे पास जो इंडक्टर और कैपेसिटर है, दोज आर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इंडक्टर जो है वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके एक मैग्नेटिक फील्ड को
प्रोड्यूस करता है, और कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। तो जो मेरे पास इंडक्टर और कैपेसिटर है, ये कितने हैं, मेरे पास एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। तो इसीलिए अगर मैं आरएलसी सर्किट की बात करता हूं, तो मेरे पास दो नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई दिस, इसका जो भी मैथमेटिकल मॉडल बनेगा या ये सिस्टम जो है, ये एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होगा। ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास इसके इसके बिल्कुल राइट हैंड साइड पर एक और एग्जांपल पड़ी हुई है। इसके अंदर मेरे पास दो रेजिस्टर हैं और दो कैपेसिटर हैं। इसका ऑर्डर भी क्या होगा, दिस विल आल्सो बी ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो कैपेसिटर हैं, C1 और C2। ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स होंगे, उतने ही आपका सिस्टम का ऑर्डर होगा। सिस्टम का ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, नंबर ऑफ एलिमेंट से कम नहीं हो सकता। अगर दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं तो सिस्टम का ऑर्डर भी 2 होगा। अगर 3 एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं तो मेरे पास सिस्टम का ऑर्डर भी 2 होगा। आई बात समझ? अच्छा, अब आ जाए, एक मैकेनिकल सिस्टम आपके सामने गिवन है जो बेसिकली स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम है। अब स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम जो होता है, उसका क्या ख्याल है, उसका कितना ऑर्डर होता होगा? सही है, चैट बॉक्स में जवाब दिया है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहां भी मेरे पास जो है, जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं, वो मेरे पास दो हैं। कौन कौन सी है, कौन कौन सी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स है मेरे पास? एक तो मास है। मास क्या होता है? मास किसी भी ऐसी बॉडी को जो बेसिकली एक सर्टन वेट या सर्टन बिल्कुल उसको ऑक्यूपाई कर रहा होता है। ठीक है। और मेरे पास स्प्रिंग भी होता है जो एनर्जी जो है वो स्टोर करता है। बी क्या है? बी मेरे पास डैम्पर है। डैम्पर जो है वो एनर्जी स्टोर नहीं करता, बल्कि डैम्पर, जिस तरीके से इसका नाम है डैम्प करना, ये एनर्जी को या पावर को डैम कर रहा होता है। गाड़ियों के अंदर डैम्पर मौजूद होते हैं जो बेसिकली करते क्या है, गाड़ियों की व्हील्स में होते हैं। अगर गाड़ी जो है वो एक बहुत ही रफ रोड पर जो है वो हम लोग ड्राइव कर रहे हैं अगर गाड़ी, तो क्या होगा, हमारी गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो मतलब ये कि ऑसिलेशंस आ रही होंगी। गाड़ी बार बार ऊपर नीचे जो है वो मूव कर रही होगी। तो उन ऑसिलेशंस को मतलब ज्यादातर लोग क्या, मतलब मेजोरिटी चाहती है कि हम लोग जो है गाड़ी के अंदर अगर सफर कर रहे हैं तो एक स्मूथ ट्रैवल एक्सपीरियंस जो है वो हमें मिले। बट उस स्मूथ ट्रैवल एक्सपीरियंस को मतलब ये है कि इंश्योर करने के लिए गाड़ी के अंदर क्या होते हैं, डैम्पर्स होते हैं। डैम्पर क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर नहीं करते, उस एनर्जी को डिसिपेट कर रहे होते हैं। जो एक्सेसिव एनर्जी आ रही है इन फॉर्म ऑफ ऑसिलेशंस, उनको हीट की फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में इसको मतलब इसको एलिमिनेट कर रहे होते हैं, ताकि गाड़ी जो है वो स्मूथली जो है वो चल सके। सही है। तो डैम्पर क्या करते हैं, डैम्पर एनर्जी कंटेंट को या ऑसिलेशंस की एम्पलीट्यूड को रिड्यूस कर रहा होता है। इसीलिए स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम के अंदर भी दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? मास और स्प्रिंग। इसलिए ये भी एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के की डोमेन के अंदर आ रहा होता है। सही है। तो हमने ये बात देख ली कि सिस्टम को सिर्फ फिजिकली एनालाइज करके उसका ऑर्डर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये बात अब हमें समझ आ गई। ठीक है। अब पीछे आ जाए, अब आ जाए कि ये तो बात हमने देख ली कि भाई सिस्टम के एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं वो उसके ऑर्डर बता रहे होते हैं। बट क्या ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के अंदर भी छुपी होती है? तो हाँ, बिल्कुल छुपी होती है। द ऑर्डर ऑफ एनी सिस्टम इज लिंक्ड क्लोजली टू द सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम इज एक्चुअली द सिस्टम्स आइडेंटिटी which actually determines the nature of the system output that is produced when a certain input signal is applied. और ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली, जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस लैब में बताया था कि हर बंदे की, जिस तरीके से पाकिस्तान में जो भी बंदा रहता है उसका एक अपना CNIC कार्ड होता है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है। इस तरीके से हर सिस्टम की अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान होती है कि वो किस तरीके से आने वाले इनपुट सिग्नल्स को प्रोसेस करेगा और उनको मैनिपुलेट करेगा। ठीक है। तो वो जिस तरीके से उस सिग्नल को मैनिपुलेट कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, उसको उसकी शक्ल को चेंज कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या है। अच्छा, अच्छा, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? इज यूजली रिप्रेजेंटेड इन एस डोमेन। एस डोमेन के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि बेसिकली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन होती है। एंड हेंस द ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन कंप्राइजेस ऑफ n नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस। समझ आ गई बात? यहाँ पे वो कह रहा है, अ टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर
क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन एज फॉलोज। ये आपके सामने जो ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है, दिस इज अ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, जहां पे क्या लिखा हुआ है, न्यूमिनेटर में क्या है k ओमेगा n स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है s स्क्वायर। अब यहाँ पे s स्क्वायर, s की जो पावर होती है वो बेसिकली यहाँ पर ये डिनोट कर दी है कि आपका सिस्टम का ऑर्डर क्या है। अगर s क्यूब होता सो देन माय सिस्टम वुड बी थर्ड ऑर्डर, s4 होता तो सिस्टम वुड बी फोर्थ ऑर्डर, sn होता तो सिस्टम वुड बी nth ऑर्डर। तो क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर की जो इक्वेशन है वो s स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि आपके पास सिस्टम के अंदर दो पोल्स मौजूद हैं। जिस तरीके से अभी आपकी क्लास में एक बच्चे ने कहा था कि जैन ने मेरे ख्याल से कहा था कि सर सिस्टम के पोल्स होते हैं, तो बिल्कुल सही कहा था उन्होंने कि सिस्टम के जो पोल्स होते हैं वो बताते हैं कि आपके सिस्टम का ऑर्डर क्या है। और वो पोल्स की इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही होती है, वो आ रही होती है ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर के अंदर से। डिनोमिनेटर के अंदर जो ये इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये बेसिकली होती है सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो बेसिकली सिस्टम के पोल्स को प्लॉट करती है और बताती है कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। ये सारी बातें जो हैं वो आगे हम लोग लैब में पढ़ेंगे, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जीटा क्या होता है, ओमेगा एन क्या होता है, के क्या होता है इसके बारे में भी हम अभी पढ़ते हैं। अच्छा क्या लिखा हुआ है, इफ वी मॉनिटर दिस इक्वेशन ऑफ अ सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन वी कैन एनालाइज द डिग्री ऑफ the denominator equation is 2. Hence, the degree of the denominator inside a transfer function actually represents the order of the system. ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक कि भाई सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, ट्रांसफर फंक्शन के अंदर न्यूमिनेटर भी होता है, डिनोमिनेटर भी होता है। मतलब ये कि उसके अंदर जीरोस भी होते हैं और पोल्स भी होते हैं। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, जो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर अभी गिवन है उसके अंदर कितने जीरोस हैं? ये जो ट्रांसफर फंक्शन आपके सामने अभी शो हो रहा है आपके स्क्रीन के अंदर, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर? नन। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया है सबने कि भाई यहाँ पर कोई जीरो मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है कोई एस की टर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। एस की जितनी भी टर्म्स हैं वो डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रही हैं विद अ पावर ऑफ 2। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि मेरे पास जो सिस्टम की बात हो रही है दैट इज अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमने पढ़ ली स्लाइड। अच्छा, अब आ जाए मॉडलिंग अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी लैब की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होती है? पहली बार हमने जो अगर टॉपिक की हम बात करें तो टॉपिक था मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हम लोगों ने देख लिए, सिस्टम का ऑर्डर क्या होता है उसको हमने अच्छी तरीके से देख लिया। बट व्हाट इज मेंट बाय मैथमेटिकल मॉडलिंग? मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि सिस्टम को फिजिकली एनालाइज करके उस सिस्टम की एक मैथमेटिकल इनपुट आउटपुट इक्वेशन जनरेट करना, या इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को समझकर उसके मैथमेटिकल फॉर्मूले को जनरेट करना, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग। सही है। अच्छा, अगर हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स की बात करें तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स को जो बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है वो ट्रांसफर फंक्शन के जरिए भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा उनकी एक जेनेरिक सेकेंड ऑर्डर ओडीई भी होती है जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो सेकेंड ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा नॉट, या ओमेगा नॉट को ओमेगा एन भी कहते हैं, डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, दिस इज अ जेनेरिक सेकेंड ऑर्डर ओडीई। ठीक है, मतलब ये कि अगर हमें सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स की ओडीई निकालनी है तो उनकी शक्ल, उसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है। ठीक है, बात समझ आ गई? अब यहाँ पढ़ लेते हैं, दिस ओडीई दैट इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन is a generic ODE to represent and denote second order systems। समझ आ रही बात? अच्छा, इस ODE से ही आगे ट्रांसफर फंक्शन निकलता है, तो इसलिए बेसिकली परेशान मत हो, पहले हम ODE निकालते हैं, फिर उस ODE को हम बाद में S डोमेन में ट्रांसफर करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, ट्रांसफर फंक्शन आता है। ठीक है, अच्छा क्या लिखा हुआ है, this ODE is in time domain, and to simplify its calculations and appearance, this equation is converted into an equivalent S domain equation via the application of Laplace transform। अगर इस पे मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा तो मेरी ये टाइम डोमेन की इक्वेशन एस डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी और उसको मैं बाद में ट्रांसफर फंक्शन की शक्ल दे सकता हूँ। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले हम लोग मॉडलिंग करके, किसी भी सिस्टम को अगर आप मॉडल कर रहे हो तो उसको आप टाइम डोमेन में ही मॉडल करते हो। टाइम डोमेन में मॉडल करके
बाद में उस पर आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हो, उसके बाद उसको आप एस डोमेन में कन्वर्ट करते हो, दैट इज योर सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है। अच्छा, अब गौर से देखो, द सेकंड ऑर्डर सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेयर ओमेगा नॉट क्या होती है, अब ओमेगा नॉट क्या होती है और जीटा क्या होता है। अब इस पे आ जाए, ठीक है। पहले हम बात करते हैं जीटा की, और जीटा को समझते हुए फिर मैं आपको ओमेगा नॉट को एक्सप्लेन करूंगा। आगे मैंने यहाँ पर बजारिया डायग्राम भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, जीटा जो है ना, बेसिकली गौर से समझना, जीटा इज योर डैम्पिंग रेशियो। क्या है जीटा? जीटा मेरे पास एक डैम्पिंग का फैक्टर है, या एक डैम्पिंग का रेशियो है कि भाई कितनी डैम्पिंग आपके सिस्टम के अंदर मौजूद है। अच्छा, जीटा की वैल्यू वेरी करती है जीरो से स्टार्ट होती है, और ये वन तक भी जा सकती है, वन से ऊपर भी जा सकती है, बट इसको हम वन से ऊपर लेके नहीं जाते। इसको हम कहते हैं कि भाई वन इसकी लिमिट है, बट वन से ऊपर भी अगर जाएगी तो वो वाला केस भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सिंपल हमने देख लिया कि जीटा इज नथिंग बट डैम्पिंग रेशियो या डैम्पिंग कोफिशिएंट या डैम्पिंग फैक्टर, और ये बेसिकली बता रहा होता है कि आपके सिस्टम के अंदर कितनी डैम्पिंग हो रही है। अगर सिस्टम के डैम्पिंग रेशियो जीटा जीरो होगा, इसका मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर कोई भी डैम्पिंग नहीं हो रही, सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा ऑसिलेशंस आ रही हैं, एंड दैट सर्टेन टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एन अनडैम्प्ड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें कोई डैम्पिंग नहीं हो रही, जिसके अंदर जीटा की वैल्यू जीरो होती है, दैट इज कॉल्ड एन अनडैम्प्ड सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? अनडैम्प्ड, मतलब कोई डैम्पिंग नहीं है उसके अंदर। तो पहला केस ये होता है। ठीक है। और जिस वक्त सिस्टम की जीटा की वैल्यू जीरो होगी और कोई डैम्पिंग नहीं हो रही होगी, तो मेरे पास उस वक्त एक प्योर साइन वेव आ रही होगी। ठीक है, गौर से देखो, इस ब्लू वाली वेव को गौर से देखो, इस ये बेसिकली मुख्तलिफ वेव्स बनी हुई है, बट उसमें से अभी सिर्फ इस ब्लू वाली को गौर से देखो, ये जो ब्लू वाली साइन वेव बन रही है, यहाँ पर इसको लेबल किया हुआ है अनडैम्प्ड, क्योंकि यहाँ पर जीटा जीरो है। जब जीटा की वैल्यू जीरो होगी, इसका मतलब ये है कि आपके पास वो प्रॉपर्टी या वो कुवत नहीं है कि आप इन ऑसिलेशंस की एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर सकें। उन ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो मेंटेन मतलब किया हुआ है थ्रू आउट। अगर ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड कम ही नहीं हो रहा, गाड़ी जो है वो मुस्तकिल झटके खाई जा रही है, डैम्पर काम ही नहीं कर रहे गाड़ी के, जीटा जीरो है, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अनडैम्प सिस्टम। और उस अनडैम्प सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर आप गौर से देखें तो इसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है जो कांस्टेंट है। उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी या ओमेगा नॉट। क्या लिखा हुआ है? ओमेगा नॉट क्या लिखा हुआ है? अनडैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। ये कॉन्सेप्ट समझ आया सबको जो मैंने अभी समझाया? कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि समझ नहीं आ रहा हो? सर रिपीट कर दिए मैं तो। अच्छा, देखें, मैंने बताया कि भाई जीटा जो है वो डैम्पिंग रेशियो या डैम्पिंग फैक्टर को कहा जाता है, जो बेसिकली डिनोट ये कर रहा होता है कि सिस्टम में कितनी डैम्पिंग हो रही है। सही है। अगर जीटा की वैल्यू जीरो होगी, इसका मतलब है कि सिस्टम में कोई डैम्पिंग नहीं है। मतलब ये कि सिस्टम की जो ऑसिलेशंस हैं उनका एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द टाइम बरकरार है एक सर्टेन वैल्यू पर, जो कम नहीं हो रही, जो कम नहीं हो रही। हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद ये होता है कि सिस्टम में जो ऑसिलेशंस आ रही हैं वो अनवांटेड है, हमें उनको रिड्यूस करना है, हमें उनको कम करना है, ताकि सिस्टम स्टेबल हो जाए, क्योंकि अभी सिस्टम अनस्टेबल है। बात समझ आ रही है? सिस्टम अनस्टेबल से मुराद ये है कि वो किसी एक वैल्यू पर ठहर ही नहीं रहा, वो तो मुस्तकिल ऊपर नीचे ऑसिलेट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेट किया जा रहा है। सही है। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम ऐसा चाहते हैं कि सिस्टम जो है मेरा वो एक जगह पर आके बैठ जाए। सही है। तो जब जीटा जीरो होता है तो उस वक्त आपके अंदर सिस्टम में कोई डैम्पिंग नहीं हो रही, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अनडैम्प सिस्टम। और अनडैम्प सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं अनडैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि अब आपने जीटा को इंक्रीज करना शुरू किया। अगर जीटा की वैल्यू जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी है बट लेस देन वन, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, सो उसका इसका मतलब ये है कि अब आपके पास जीटा या डैम्पिंग इंक्लूड आप कर रहे हो सिस्टम के अंदर। ठीक है। बट
0 से ज्यादा है और 1 से कम है, एक्सक्यूज मी, मतलब एब्सोल्यूट डैम्पिंग नहीं है, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम। और इसका एग्जांपल है आपके पास ये रेड वाला सिस्टम जो आपको यहाँ पर शो किया हुआ है, ठीक है, ये रेड वाले को गौर से देखो। अब रेड वाला क्या है, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि डैम्पिंग मौजूद है बट जीटा 0 से ज्यादा है 1 से कम है, आहिस्ता 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 गौर से देखो, हर एम्पलीट्यूड पिछले वाले से कम हो रहा है। ये ज्यादा था, ये कम हो गया, ये कम हो गया, ये और कम हो गया, और कम 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 होते 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 एक पॉइंट आएगा जब सिस्टम जो है वो स्टेबल हो जाएगा। सही है। इस टाइप के सिस्टम को जहां पर जीटा 0 से बड़ा होता है और 1 से कम होता है, सो इसको हम कहते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? अंडर डैम्प्ड सिस्टम। क्लियर है? अच्छा, अब जीटा की वैल्यू हो गई एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 के बराबर हो गई, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। और इसको यहां पर हमने शो किया हुआ है पिंक के जरिए, ठीक है, पिंक के जरिए शो किया हुआ है। क्यों, सॉरी पिंक कह रहा हूँ, ग्रीन के जरिए, पिंक तो स्ट्रॉन्ग डैम्पिंग है, ग्रीन जो है दैट इज योर क्रिटिकली डैम सिस्टम, जो आपके सामने यहाँ पर इसने इस तरीके से शो किया हुआ है। और अगर जीटा 1 से बड़ा होगा तो दैट इज कॉल्ड एन ओवर डैम्पिंग या स्ट्रॉन्ग डैम सिस्टम। बेटर कौन सा होता है? सबसे बेटर ये होता है कि आपके पास जीटा जो है या तो एग्जैक्टली 1 के बराबर हो जाए या 0 से 1 के दरमियान हो, बट हम कोशिश ये करते हैं कि सिस्टम के अंदर ऑसिलेशंस कम से कम आए, ठीक है, क्योंकि हमारा गोल क्या है कि सिस्टम स्टेबल ज्यादा से ज्यादा हो। तो अगर जीटा की वैल्यू 1 के करीब 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 है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड सिस्टम। सही है। अनडैम्प तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अनडैम्प में तो कोई डैम्पिंग ही नहीं हो रही, आपका सिस्टम तो मुस्तकिल ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज नॉट, मतलब ऐसी सिस्टम हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऑसिलेशन का लफ्ज समझ नहीं आ रहा तो इसका एग्जाम्पल ये है कि आपके सामने आपकी फिजिक्स की लैब में पेंडुलम का एक लैब होती थी। पेंडुलम जो है वो मुस्तकिल टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है, ऐसे ऐसे, यूं 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 यूं, ठीक है। अगर मैंने उसको वैक्यूम में छोड़ दिया तो वहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस मौजूद ही नहीं है, तो क्या पेंडुलम मुस्तकिल टू एंड फ्रो मूवमेंट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। हाँ, अगर आपने उसको एयर में छोड़ा है तो एयर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है जो बेसिकली उसकी ऑसिलेशन को डैम करती है, और आहिस्ता 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 होता क्या है कि सिस्टम इस रेड वाले की तरह आके आके स्टेबल हो जाता है या एकदम रुक जाता है आके। सही है, यहां तक समझ आ गया चारों केसेस? ओके गुड। अच्छा जी, ठीक है, समझ आ गया मेजोरिटी को। गुड। अच्छा, ये हमने देख लिया इस तरीके से। अच्छा, ये एक और एग्जांपल आपके सामने मैंने शो कर दिया। ये ब्लैक वाला जो है यहाँ पर जीटा 0 है, उसके बाद जैसे जैसे मैं जीटा इंक्रीज कर रहा हूँ, अभी और से देखो, यहाँ पर ये जीटा इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, ये जीटा 0 है ब्लैक वाला, ग्रीन वाला बढ़ रहा है, 0.1 है, देन 0.2, देन 0.4, देन 0.7, देन एग्जैक्टली 1, देन एग्जैक्टली 2। सही है। तो गौर से देखो, जैसे जैसे मैं जीटा इंक्रीज कर रहा हूँ मेरे पास डैम्पिंग का नाम निशान खत्म होता जा रहा है। अच्छा, अब एक एक सवाल है मेरा आप लोगों से, मुझे, मेरे पास दो केसेस हैं, जीटा 1 के बराबर है और जीटा 2 के बराबर है। आपका क्या ख्याल है कौन सा बेहतर है, 1 बेहतर है या 2 बेहतर है? सिर्फ इनको देख के बताओ, इन दोनों के जो रिस्पॉन्स आपके सामने आ रहे हैं उनको देख के बताओ कि जीटा 1 ज्यादा बेहतर है या जीटा 2 ज्यादा बेहतर है। 1 सर। हाँ, 1, 1 बेहतर है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है? देखो, हमने तो अभी ये देखा कि भाई जीटा जितना ज्यादा होगा वो हमारे लिए बेहतर है, हमने कहा कि भाई जीटा को बढ़ाना शुरू कर दो। बट जीटा 1 और जीटा 2, इनके जब मैंने ग्राफ को आपस में गौर से देखा तो मैंने देखा कि यार जब मैं जीटा को 1 से ज्यादा इंक्रीज कर रहा हूँ ना तो मेरे पास ऑसिलेशन तो खत्म हो रही है, बट मेरे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम खराब हुआ है। रिस्पॉन्स टाइम का क्या मुराद है? रिस्पॉन्स टाइम से मुराद ये है कि सिस्टम स्टेबल कितनी जल्दी हो रहा है। अब 1 वाले को देखो, 1 जो है स्टेबल जल्दी हो रहा है और 2 जो है वो बहुत देर में जाकर स्टेबल हो रहा है, मतलब स्टेबल तो हो रहा है, ऑसिलेशन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बट हमें ऑसिलेशन खत्म करने के साथ साथ ये भी बात देखनी है कि सिस्टम स्टेबल कितनी जल्दी और कितनी देर से हो रहा है। तो उस लिहाज से जो आइडियल सिस्टम होता है या बेस्ट सिस्टम होता है
वो होता है जीटा इक्विवेलेंट टू 1। सही है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें लैब में करना क्या है? देखिए, ये सारी थ्योरी तो हम लोगों ने पढ़ ली, आप लोगों ने जीटा भी देख लिया, ओमेगा नॉट भी देख लिया, मुख्तलिफ सिस्टम के रिस्पॉन्सेज भी मैंने आपको दिखा दिए कि भाई जब जीटा हम वेरी करेंगे तो सिस्टम का रिस्पॉन्स किस तरीके से आ रहा होता है। ठीक है, और याद रखो सेकेंड ऑर्डर रिस्पॉन्स के अंदर साइन वेव का इस तरीके से आना लाजमी होती है। ठीक है, अगर जीटा 0 है तो लाजमी साइन वेव आएगी, अगर जीटा 0 से 1 के दरमियान है तो साइन वेव आएगी और उसके बाद वो आके खत्म हो जाएगी। सही है। अच्छा, अब हमें इस लैब में करना क्या है? लैब में हमें करना है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग से मुराद ये है कि आपके सामने दो सिस्टम जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, एक होगा मैकेनिकल सिस्टम, एक होगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। उसको हमें एनालाइज करते हुए उसकी एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये वाली होती है वो हमें फॉर्मुलेट करनी है। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हुए हमें उसके उस सिस्टम के लिए जीटा और ओमेगा नॉट निकालना है। उसके बाद हमें वही सिस्टम मैटलैब पर इंप्लीमेंट करके उसका रिस्पॉन्स चेक करना है और चेक करना है कि जो जीटा और ओमेगा नॉट की वैल्यू आई है क्या वो उस रिस्पॉन्स को वेरीफाई कर रही हैं या नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको एक सिस्टम दिया और जीटा उसका 0 आ रहा है तो सिमिलिंग के ऊपर जो उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए वो आना चाहिए ब्लू वाले। अगर जीटा की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0 से 1 के दरमियान तो जो रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा रेड वाला। तो ये हमें बेसिकली काम करना है, वो किस तरीके से करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है जी, यहाँ लिखा हुआ भी है, इसको पढ़ लें। In this part of our lecture, we will be analyzing the given mechanical and electrical systems, and then we would be formulating a second order ODE, which would then be compared to the generic equation represented in slide 6, and then the value of zeta and omega naught would then be computed for that given system. ये लैब का पार्ट 1 है कि सेकेंड ऑर्डर जेनेरिक इक्वेशन प्रोड्यूस की, कोफिशिएंट्स कंपेयर किए, जीटा और ओमेगा नॉट निकाल के साइड पे कर दिया। सेकेंड पार्ट क्या है? Besides this, we would also be shaping the formed ODE into a different form, which would then be used to construct and build an equivalent Simulink model, and the system response would then be analyzed and compared with the values of zeta and omega naught. Zeta और omega naught की जो values आई उसके लिहाज से सिमिलिंग का जो मॉडल बन रहा होगा, जो आउटपुट आ रहा होगा, वो उसको वेरीफाई करेगा कि भाई जो जीटा आया है वो बिल्कुल सही आया है या सही नहीं आया। ठीक है, अब गौर से देखो। अब ये आपका जो मैंने कुछ इसमें यहाँ पे चीजें डाली हैं उसको देखते हैं कि किस तरीके से हो रही है। अब थोड़ी आपकी मुझे तवज्जो चाहिए यहाँ पे। एक मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हमें एक मैकेनिकल सिस्टम गिवन है। हमने कहा कि भाई सेकेंड ऑर्डर क्यों है? सेकेंड ऑर्डर इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक मास है और एक स्प्रिंग। हमें इस स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम की मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? अब गौर से देखो। करेंगे ऐसे कि अब मैंने ये इक्वेशन लिखी हुई है F इक्वल्स टू एम ए प्लस बी इंटू वी प्लस के इंटू एक्स। ये मैंने कैसे लिखी है मैं समझा रहा हूँ आपको। अच्छा, फर्ज करो ये मास यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, मैंने इस तरफ टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड मैंने फोर्स लगाई, तो जो भी मेरा मास है और जो मेरा स्प्रिंग है, जो डैम्पर है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पुश कर रहा हूं उसको, तो इन रिजल्ट ये किस तरफ मूव करेंगे? लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उसको पुश कर, हाँ साइड की तरफ। हाँ ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको एक तरफ पुश कर रहा हूं तो ये उसके ऑपोजिट साइड पर आ रहे होंगे। तीनों चीजें, मास, स्प्रिंग और डैम्पर, तीनों चीजें जो है वो एक साथ राइट की तरफ आ रहे होंगे। सही है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी हुई है
उसमें फोर्स एक तरफ है क्योंकि इसकी डायरेक्शन एक तरफ है, बकिया मास, डैम्पर और स्प्रिंग इनकी डायरेक्शन एक तरफ है। अच्छा, अब क्योंकि मुझे इन सब चीजों को इन टर्म्स ऑफ फोर्स यहाँ पे लिखना है, तो अगर मुझे मास को इन टर्म्स ऑफ फोर्स लिखना, मैं क्या करता हूँ, फोर्स बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का लॉ है। उसके बाद डैम्पर कोफिशिएंट मल्टी क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, के मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर ए एक्सेलरेशन है, वी वेलोसिटी है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों का आपस में क्या ताल्लुक है, इनका ताल्लुक ये है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट करता हूं तो मेरे पास क्या आती है, वेलोसिटी। डेरिवेट से क्या हो रहा है, dx बाई dt क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को अगर मैं आगे और डिफरेंशिएट करूं, या मैं अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट करूं, तो मेरे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तो मैंने क्या किया, m a की जगह लिखा x डबल डॉट, v की जगह लिखा x डॉट, x की जगह लिख दिया x इक्वल टू f। ये स्टेप समझ आया सबको कि मैंने m a b v के x को इसमें कैसे कन्वर्ट किया? ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब गौर से देखो, अब हम जाते हैं जरा वापस स्लाइड 6 पर। यहां पर लिखा हुआ है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, जो के बराबर होता है एक्स डबल डॉट के। किसके बराबर होता है, एक्स डबल डॉट का मतलब क्या होता है कि आपने एक्स को 2 दफा विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट किया है, तो यहां पर क्या आ गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा नॉट, ये बेसिकली कोफिशिएंट है, इनटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या है, एक्स सिंगल डॉट। उसके बाद क्या है, ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इंटू एक्स। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि भाई हाँ, जो हमें काम करने जा रहा हूँ उसमें डी स्क्वायर एक्स भी है, डी एक्स भी है और सिंपल एक्स भी है। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि मुझे वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म। किसमें कन्वर्ट करना है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा नॉट डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स, जो कि बराबर है एक्स डबल डॉट, ये बराबर है प्लस 2 जीटा ओमेगा नॉट एक्स सिंगल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई अगर मुझे इस इक्वेशन को, जो मैं जिस पे मैं अभी अपना कर्सर घुमा रहा हूँ, इसको मुझे इक्वेशन 1 में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन 1 ये वाली है, तो मुझे यहाँ से m को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x डबल डॉट के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर x डबल डॉट के साथ क्या आ रहा है, एक मास की वैल्यू आ रही है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ से मास को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x डबल डॉट प्लस b बाय m, क्योंकि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा m से, इंटू एक्स डॉट प्लस k बाय m इंटू एक्स, और इस m को मैं उठा के f के नीचे ले गया। तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन f अपॉन m बराबर है x डबल डॉट प्लस b बाय m x सिंगल डॉट प्लस k बाय m x। सही है, ये बन गई आपके पास इक्वेशन। तो अब आपने क्या क्या कहा कि भाई अब मैं इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन a, इन दोनों को मैं आपस में कंपेयर करूंगा, जिससे मैं जीटा और ओमेगा नॉट इस सिस्टम के लिए निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, मैंने कहा कि भाई x डॉट बराबर है x डॉट के 2 जीटा ओमेगा नॉट, किसके बराबर है, b अपॉन m के। तो यहां से आपको b की वैल्यू गिवन होगी, एग्जाम्पल में मास गिवन होगा, b गिवन होगा, तो आपने सिंपली यहाँ प्लेस करना है, जीटा ओमेगा नॉट इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर है k अपॉन m के, तो आपको स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन होगा, तो पहले आप क्या करोगे, k और m प्लेस करोगे, आप ओमेगा नॉट निकाल लोगे, उस ओमेगा नॉट को यहाँ प्लेस करोगे, b और m प्लेस करोगे, और आप क्या निकाल लोगे, जीटा। तो आपने क्या किया, पहले पार्ट के अंदर इस थोड़े से स्टेप को यूज करते हुए आपने अपने जो भी मॉडल गिवन है या जो भी सिस्टम गिवन है, उसके लिए आपने जीटा और ओमेगा नॉट जो है वो कंप्यूट करके साइड में रख लिया। समझ आया यहां तक, जो मैंने कंपैरिजन किया है वो समझ आया है सबको? हाँ सही है, समझ आ गया काफी लोग। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया कि भाई मैंने कंपैरिजन क्यों किया है। कंपैरिजन मैंने इसलिए किया है,
ताकि जो सिस्टम गिवन है, अच्छा सिस्टम के अंदर जो है ना बी जो आपको मास है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो अपना डैम्पिंग वाला कोएफिशिएंट है, वो सब गिवन है। वो सिर्फ अपने वैल्यूज को यूज करते हुए आपने इस इक्वेशन को डिराइव करना है और उसके अंदर ये वैल्यूज प्लेस करके आपने जीटा और ओमेगा नॉट निकालना है। ठीक है, अब आपने जीटा और ओमेगा नॉट आपने निकाल के साइड में रख लिया। अब हम ये चाह रहे हैं कि यार मैं सिस्टम का जो रिस्पॉन्स आएगा, जो कि एक साइन वेव या एक डिक्रीजिंग साइन वेव जैसे भी आएगा, मुझे वो एनालाइज करना है। तो अब मुझे एक सिमुलिंक का मॉडल बनाना है। अब वो मॉडल जो है ना, वो समझने वाला मॉडल है, वो किस तरीके से बनेगा। अच्छा एक मिनट रुको जरा, इसको इसके लिए जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके सामने जो है ना इसके अंदर जो है ना मॉडल इंक्लूड कर दूं ताकि आप लोग जो है उसको समझ सको यहीं पे। एक मिनट रुकना बस। अच्छा इसको यहाँ तक हो गया और मैं चाह रहा हूँ कि इस इक्वेशन को भी यहाँ पे लेके आऊँ ताकि उससे मैं समझाऊँ तुम्हें। अच्छा भैया इसको हम आते हैं इधर। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने जीटा और ओमेगा नॉट जो है वो कंप्यूट कर लिया। अब हमें सिमुलिंक बेस्ड मॉडल बनाना है। तो उसके लिए मैंने एक स्टेप ये किया कि मैंने इस इक्वेशन को, इक्वेशन ए को यूज किया। किस इक्वेशन को यूज किया? इक्वेशन ए को यूज करते हुए मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस एक्स डॉट को इक्वेशन का सब्जेक्ट बना लिया। क्या किया? इक्वेशन का सब्जेक्ट बना लिया। मतलब ये कि एक्स डॉट को जब मैंने सब्जेक्ट बनाया तो प्लस बी अपॉन एम इंटू एक्स डॉट, वहां जाके क्या हो गया? माइनस बी अपॉन एम इंटू एक्स डॉट, प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स, वहां जाके क्या हो गया? माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। और यहां से मैंने क्या किया? वन अपॉन एम को बाहर कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो एक्स डॉट क्या हो गया? एक्स डॉट हो गया वन अपॉन एम इंटू एफ माइनस बी एक्स डॉट माइनस के एक्स। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब गौर से देखना मैं इसके अंदर क्या क्या करते जा रहा हूँ, फिर आप लोग जो है ना इस लिहाज से सिमुलिंक का मॉडल बनाएंगे और इसको स्कोप पर चेक करेंगे। मैं अभी आपके सामने सब करके दिखाता हूँ। अच्छा मैंने यहाँ तक समझ आ गया कि एक्स डॉट को सब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर वन अपॉन एम ब्रैकेट एफ माइनस बी इंटू एक्स डॉट माइनस के इंटू एक्स, इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया। अब करना क्या है, गौर से देखो। हम पहले इस ब्रैकेट को समझते हैं। अच्छा ब्रैकेट के अंदर गौर से देखो तो तीन ऑपरेशन हो रहे हैं। एफ के साथ प्लस का साइन है, बी के साथ बी एक्स डॉट के साथ माइनस का साइन है, के एक्स के साथ माइनस का साइन है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ब्लॉक लिया एडिशन का, उसको मैंने चेंज कर लिया इस तरीके से कि मैंने वहां पर एक प्लस का साइन डाल दिया और दो माइनस के साइन डाल दी। पहला बात तो ये समझ लो कि भाई पहले मैंने क्या किया, एक प्लस का साइन है, दो मेरे पास माइनस का साइन है, तो मैंने कहा प्लस माइनस माइनस। सही है। अच्छा प्लस के साथ क्या है? एफ। तो मैंने यहाँ पे एफ को कहा कि ये है बेसिकली एक स्टेप इनपुट। तो मैंने यहाँ पर एक स्टेप इनपुट यहाँ पर जाके इस तरीके से इसके अंदर फीड कर दिया। इसका नाम मैंने लेबल कर दिया एफ ऑफ टी। सही है। अच्छा अब थोड़ा गौर से देखो, अगर इस पूरे ब्रैकेट को आगे इसने किससे मल्टीप्लाई किया? वन अपॉन एम। वन अपॉन एम इज नथिंग बट सिंपली अ गेन। तो इसने यहाँ पर एक गेन का ब्लॉक जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। जब इस पूरे ब्रैकेट को मैं वन अपॉन एम गेन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा होगा? एक्स डबल डॉट, क्योंकि एक्स डबल डॉट इस पूरी चीज के बराबर है। सही है। तो एक्स डबल डॉट बराबर है वन अपॉन एम गेन ये रहा मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग। अभी इसको समझते हैं कि इस तरीके से हो रहा है। तो यहां पर मेरे पास हो गया एक्स डबल डॉट। सही है। अच्छा एक्स डबल डॉट को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा या इंटीग्रेटर से गुजारूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? बताओ। अगर एक्स X डबल dot डॉट को मैं इंटीग्रेट X करता dot हूं, हाँ सिंपल एक्स डॉट आ जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक्स डॉट।
अच्छा, x डॉट इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है? b से। तो मैंने यहां से x डॉट निकाला, उसको मैंने सिंपली b से मल्टीप्लाई किया और इस माइनस साइन के अंदर फीड कर दिया। तो ये b भी आ गया, x डॉट भी आ गया, माइनस भी आ गया। सही है। अच्छा, अब मैंने क्या किया यहां पर, अब मुझे एक, अब f भी आ गया था मेरे पास, 1/m भी आ गया, b भी आ गया, x डॉट भी आ गया, अब बचा x डॉट को मैंने एक और दफा इंटीग्रेट किया तो मेरे पास वो x डॉट कन्वर्ट हो गया x के अंदर। x किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है? k से। तो मैंने k से मल्टीप्लाई किया और इसको यहां पर वापस फीड कर दिया इसके अंदर, ठीक है, और आगे एक स्कोप लगा दिया। सो मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, इस सिंपल इस इक्वेशन को ब्रेक करते हुए इस सिंबलिंग मॉडल को मैंने तरतीब दे दी और मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो इस तरीके से चेक कर लिया। अब मैं आपके सामने क्या करता हूँ, इस तरीके से मैं सिमिलिंग खोलता हूँ और सिमिलिंग पे मॉडल हम लोग बना के देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इन द मीन टाइम हम लोग जब तक ये सिमिलिंग खोल रहे हैं, हम लोग जब तक इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी कर लेते हैं ताकि हम दोनों एक साथ जो है वो कर सकें। अच्छा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, मतलब जो काम हमने अभी किया है, क्योंकि वो भी सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है, वो भी सेकेंड ऑर्डर है, उसका भी कुछ हाल ऐसा ही होगा। अच्छा, अब आ गया सेकेंड ऑर्डर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब ये बेसिकली क्या है? एक आरएलसी सिस्टम है, इसके अंदर एक आर है, एक एल है और एक सी है। अच्छा, मैटलैब ओपन हो रहा है, ठीक है, एक आर है, एक एल है और एक मेरे पास सी है। मैंने क्या किया, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मुझे इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है, मुझे इसकी एक मैथमेटिकल सेकेंड ऑर्डर ओडीई जो कि स्लाइड 6 पे मौजूद थी, मुझे वो जनरेट करनी है इसकी। सही, कैसे करूंगा ऐसे कि मैंने इस पे लगाया केवीएल। केवीएल क्या होता है? केवीएल होता है कि इनपुट वोल्टेज बराबर है वोल्टेज राइज बराबर है वोल्टेज ड्रॉप के। वोल्टेज, इसको हम वोल्टेज राइज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जा रहा है माइनस से प्लस। इनको हम वोल्टेज ड्रॉप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, जबकि ये क्या है? माइनस से प्लस। तो हमने कहा वोल्टेज राइज बराबर है वोल्टेज ड्रॉप के, इनपुट वोल्टेज बराबर है वोल्ट वी आर जो कि रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, प्लस वी एल जो इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, प्लस वी सी जो कि कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई वी आर बराबर है आई इंटू आर, क्योंकि क्या ओम्स लॉ होता है सिंपल, वी इक्वल्स टू आई आर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आई आर। वी एल क्या होता है? वी एल होता है एल मल्टीप्लाई बाय डी आई बाई डी टी। और वी सी क्या होता है? वी सी होता है, अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से मैटलैब खुल रहा है, खुल चुका है, इसको हम नीचे करते हैं तो बाद में इस पे आते हैं, ठीक है। पहले मैं ये समझा दूं, उसके बाद दोनों मॉडल से एक साथ समझाऊंगा आपको। सही है। तो वीसी क्या होता है? वीसी होता है 1/c इंटीग्रल आई डी टी। एक मिनट को, ठीक है, इंटीग्रल आई डी टी। अच्छा, अब मैंने गौर से देखा यार कि अगर मैं इस इक्वेशन को एनालाइज करूं तो मेरे पास एक यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई डॉट है, यहाँ पर आई डबल डॉट कहीं नजर नहीं आ रहा मुझे। नजर आ रहा है आप लोगों को इस इक्वेशन में आई डबल डॉट? यहाँ पे आई डबल डॉट तो है ही नहीं। अब क्या करें? अब करना ये पड़ेगा क्योंकि हमें तो इसको इस जेनेरिक फॉर्म में लेके आना है, और उस जेनेरिक फॉर्म की डिमांड ये है कि उसके अंदर एक एक्स डॉट है, एक एक्स डॉट है, एक एक्स डबल डॉट है, एक एक्स डॉट है और एक एक्स है। जबकि यहाँ पर तो मेरे पास एक्स डॉट और एक्स नजर आ रहा है मुझे। हाँ, एक इंटीग्रल भी है। तो अब क्या करेंगे? करेंगे ये कि हम दोनों साइड को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों साइड को एक बार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमने डिफरेंशिएट कर दिया। हमने कहा कि भाई वोल्टेज को हमने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया? आर इंटू आई इंटू डी वाई डी टी प्लस एल इंटू डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर। और इंटीग्रल को जब मैंने यहाँ से डिफरेंशिएट किया तो वो कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि इंटीग्रल और डेरिवेटिव बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हैं, तो उन दोनों ने अपने आप को कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा, अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर मैं वोल्टेज को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मैंने अभी अज्यूम ये किया है कि मेरे पास वोल्टेज ही आ रहा है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के बाद उसको वोल्टेज ही ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हो गया आर डी आई बाई डी टी प्लस एल डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस आई अपॉन सी।
ये हो गया v इट इक्वल्स टू l i डॉट प्लस r सॉरी l i डबल डॉट प्लस r i डॉट प्लस i अपॉन c। ठीक है, यह मैंने वापस वही काम किया क्योंकि i डॉट बराबर है x डॉट के, यहाँ से मैंने l को कांस्टेंट बाहर निकाला, ये हो गया i डॉट प्लस r अपॉन l, सॉरी i डॉट कह रहा हूँ, i डबल डॉट प्लस r अपॉन l i सिंगल डॉट प्लस i अपॉन l c। इसको मैंने कंपेयर किया इक्वेशन बी को इक्वेशन 1 से कंपेयर किया, तो मैंने कहा कि 2 जीटा ओमेगा नॉट बराबर है r अपॉन l के, ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर है 1 अपॉन एल सी के। तो आपको सिस्टम में आर एल सी की वैल्यूज गिवन होंगी, तो वहां से आप जीटा और ओमेगा नॉट को आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद सिमिलिंग मॉडल बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से आई डबल डॉट को सब्जेक्ट बनाया और ये बिल्कुल इक्वेशन वही आ रही है, ये वहां पर 1 अपॉन एम था, यहाँ पर 1 अपॉन एल है। ये समझ नहीं आया? अच्छा, ये इक्वेशन समझ नहीं आई, वापस समझाता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तक जहाँ मेरा कर्सर है, ये समझ आ गई? जी ये समझ, ये इक्वेशन जी ये समझ आ गई। अच्छा अच्छा, इस इक्वेशन को देखो, क्योंकि हम लोग मॉडल कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को मुझे इसकी जेनेरिक फॉर्म क्या होती है? जेनेरिक फॉर्म होती है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा नॉट डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स जो कि बराबर है एक्स डबल डॉट प्लस 2 जीटा ओमेगा नॉट एक्स सिंगल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर एक्स डबल डॉट या आई डबल डॉट तो है ही नहीं, मुझे तो डबल डॉट चाहिए। डबल डॉट कैसे लेके आएंगे? डबल डॉट ऐसे लेके आएंगे कि मैंने इस पूरी की पूरी इक्वेशन को दोनों साइड पर एक एक बार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट से मुराद क्या होता है? मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाइंग एनीथिंग बाय डी बाय डी टी। ठीक है, जब मैंने वोल्टेज को मल्टीप्लाई किया डी बाई डी टी के, मैंने अज्यूम किया कि वही रह गया। जब मैंने आर को, क्योंकि आर कांस्टेंट है, आई को मल्टीप्लाई किया तो ये कन्वर्ट हो गया आर इंटू डी आई बाई डी टी। डी अच्छा, उसके बाद डी आई बाई डी टी को मैंने मल्टीप्लाई किया डी बाई डी टी से, तो ये हो गया डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर। और डी बाई डी टी को जब मैंने इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई किया तो वो कट के डी टी तो कट गया, तो और वो डी कट गया इससे, सही है। तो ये रह गया आई अपॉन सी। अच्छा, इसको अगर मैं तुम्हें और इस तरीके से समझाऊं तो इसको मैं तुम्हें पेंट में समझाता हूँ, पेंट पर समझाता हूँ तुम्हें मैं। इसको जो है मैं पेंसिल से, ठीक है। अब और से देखो, ये है मेरे पास डी बाय डी टी। किसी चीज को डिफ्रेंशिएट करना है, इसका मतलब है कि मुझे उस चीज को इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या था? आर इंटू आई, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया डी बाय डी टी से, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आर इंटू डी आई बाय डी टी, जो बराबर है आर आई डॉट के, ठीक है। फिर क्या है? फिर था आपके पास एल इंटू, ये डी आई बाई डी टी ऑलरेडी था, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया डी बाई डी टी से। किससे मल्टीप्लाई किया? डी बाय डी टी से। तो ये जब डी टी मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? ये हो गया एल डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये दो बार मल्टीप्लाई हो रहे ना। और आखिरी क्या था? 1 अपॉन सी इंटीग्रल आई डी टी, इसको मल्टीप्लाई किया डी बाय डी टी से, तो ये डी टी इससे कैंसिल हुआ, इंटीग्रल कैंसिल हो गया डेरिवेटिव से, तो क्या बचा? आई अपॉन सी। तो एक टर्म ये आ गई, एक टर्म ये आ गई, एक टर्म ये आ गई। अब हुआ क्लियर? जी बोले। ठीक है, अब क्लियर हो गया, ठीक है, गुड।
अब आपको क्लियर हो गया उसमें, गुड, ठीक है, गुड। तो हमने क्या किया, उसको हमने इस फॉर्म में लिया है, मतलब क्योंकि हम देखिए हमें डबल डॉट, सिंगल डॉट और विदाउट डॉट तीनों चाहिए, तो हमें ये करना पड़ेगा इसके अंदर। तो हमें यहाँ पर लिया है, उसको हमने कंपेयर किया जेनेरिक फॉर्म से, जो भी कोफिशिएंट से कंपेयर किए, 2 जीरो ओमेगा नॉट बराबर हो गया आर अपॉन एल के, और ओमेगा नॉट स्क्वायर इसके बराबर हो गया 1 अपॉन एल सी के, क्योंकि देखो यहाँ पर x बराबर है आई के, x डॉट बराबर है आई डॉट के, x डबल डॉट बराबर है आई डबल डॉट के। तो आई से कंफ्यूज मत हो, आई को x अज्यूम करके चलोगे तो समझ आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ से आई डबल डॉट को सब्जेक्ट बनाया, तो मेरे पास देखें वही इक्वेशन आ रही है, 1 अपॉन, वहां पर 1 अपॉन एम था, और से देखो देखो यहाँ पर 1 अपॉन एम था, यहाँ 1 अपॉन एल है, यहाँ मेरे पास एफ था इनपुट, यहाँ मेरे पास वोल्टेज इनपुट है, यहाँ मेरे पास था माइनस बी इंटू एक्स डॉट, यहाँ है माइनस आर इंटू एक्स डॉट, ये आई डॉट, यहाँ था माइनस के इंटू एक्स, यहाँ पर है माइनस 1 अपॉन सी इंटू एक्स। सही है, समझ आ गई यहाँ तक सबको, क्लियर है यहाँ तक? फिर मैं मैटलैब की तरफ जा रहा हूँ, सिबिलिंग की तरफ। सही है, गुड, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब हम जा रहे हैं मैटलैब सिबिलिंग की तरफ। थोड़ा सा वेट करें, बिजी आ रहा है, जैसे ही होता है फिर हम देखते हैं इसको। थोड़ा सा टाइम लेता है ये, क्योंकि हैवी सॉफ्टवेयर है, और थोड़ा टाइम लेगा ये। ठीक है, ये हमारे पास खुल गया। यहाँ पर हम जाएंगे ब्लैंक मॉडल के अंदर, इसको मैंने कहा क्रिएट मॉडल। अब गौर से देखना कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि फिर आपको मैं मैकेनिकल मॉडल का करके बताऊंगा, और आप लोग को इलेक्ट्रिकल का खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो मैं फिर आपको समझा भी दूंगा कि आपको किस तरीके से करना है, बट मैं आपको करवाऊंगा एक का मॉडल, और मतलब करने तो वैसे दोनों है, और क्या क्या जमा करवाना है, क्या करना है, वो आपको सारा समझा दूंगा मैं। बट पहले मॉडल देख लो किस तरीके से बनेगा। अच्छा, मैंने गया लाइब्रेरी ब्राउजर के अंदर, लाइब्रेरी मैंने ओपन कर ली इसकी। अच्छा, अब पहली चीज जो हमें चाहिए थी, और से देखो यहाँ पे आते हैं वापस, पहली चीज जो हमें चाहिए थी वो हमें एक ऐसा ब्लॉक चाहिए जिसमें 3 हो, प्लस माइनस माइनस। अच्छा, ये जो है ना एक बड़ा कस्टम सा ब्लॉक है, मतलब ये ऐसा ब्लॉक जो ना मतलब मिलता नहीं है सिमिलिंक में, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ अवेलेबल ब्लॉक, दिस इज अ कस्टम ब्लॉक, ये खुद बनाया गया है ऐसा। तो कोई मसला नहीं, हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? पहले हम जाएंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन में, यहाँ पर जाके कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल ये जो ऐड वाला है ना, दो आपस में ऐड हो रहे हैं, इनको हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको हमने कहा कि भाई इसको आप वहां पे ले जाओ, ठीक है। अब गौर से देखो मैं कैसे करूंगा इसको, आया नहीं अब तक, ये कहाँ गया? थोड़ा सा हैंग हो रहा है ये।
ठीक है, आ गया। ठीक है, अब क्या किया, दो के दो आ गए, इसको हमें डिलीट कर देना यहाँ पे। अच्छा, अब क्या किया, हमें कस्टम ब्लॉक बनाना है। कुछ भी नहीं किया आपने, आपने किया इस पर डबल क्लिक, तो डबल क्लिक करें, खुल रहा है थोड़ा सा। हाँ, अब देखें यहाँ पे वो क्या कह रहा है, लिस्ट ऑफ साइंस। तो मुझे क्या चाहिए, प्लस माइनस माइनस, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको मैंने किया प्लस माइनस माइनस, और इसको मैंने कर दिया ओके, खत्म। ठीक है, तो ये आपका बन गया कस्टम ब्लॉक जो आपको चाहिए था। इसमें एक प्लस आ गया और दो माइनस आ गए। ठीक है, सिंपल एडिशन का ब्लॉक लिया, उस पर डबल क्लिक किया, तो मेरे पास कस्टम जो आपको बनाना है, चाहे 10 हो 100 हो, जितने बनाने हो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, प्लस पे मुझे चाहिए एक स्टेप इनपुट, जो कि यहाँ पे देखो स्टेप इनपुट शो किया हुआ है ना। तो मैंने कहा ठीक है, एक स्टेप इनपुट चाहिए। मैं वापस गया लाइब्रेरी ब्राउजर के अंदर, यहाँ से मैं गया सोर्सेस के अंदर, यहाँ से मैंने एक स्टेप इनपुट उठा लिया। ठीक है, अच्छा, अब सारी चीज़ें एक साथ उठाएंगे नहीं, मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर गया, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, इस पर डबल क्लिक किया। स्टेप टाइम हमेशा 0 होता है, इनिशियल वैल्यू 0 है, फाइनल वैल्यू 1 है, बाकी सैंपल टाइम ओके, इसको मैंने कर दिया ओके। इसको लेबल करना चाहो तो आप इसको प्रॉपर्टीज में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। रुको, इसका नाम मैं एफ करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको प्रॉपर्टीज में जाके लॉक एनिमेशन होता है अभी, रुक जाओ, इसको हम कर देते हैं। हाँ, यहाँ से चेंज जाएगा। ये मैंने कह दिया एफ और फोर्स थी बेसिकली। ठीक है जी, इसको मैंने इनपुट दे दिया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर एक 1/m का गेन चाहिए था। ठीक है, जो कि गेन यहाँ नजर आ रहा है ना, ये 1/m का गेन। तो इसको मैंने क्या किया, वापस जाऊंगा लाइब्रेरी के अंदर, और ठीक है ना, इसको मैं गया लाइब्रेरी के अंदर, यहाँ से मैं जाऊंगा मैथमेटिक ऑपरेशन के अंदर, यहाँ से मेरे पास गेन का ब्लॉक कहाँ है, ये रहा। ठीक है, इसको मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, इसको आपने यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो आप जाओगे, अब जैसे फर्ज करो मास 10 था, तो आपने कहा 1/10, तो इस तरीके से आ गया। ठीक है, 1/m में जो भी है, आपको जो भी लिखना है यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो भी m आपको सवाल में गिवन होगा वो यहाँ पर इस तरीके से प्लेस करना होगा। उसके बाद हमें चाहिए था एक इंटीग्रेटर, जो आपके सामने अगर याद हो, इंटीग्रेटर 2 चाहिए हमें। ठीक है, तो हम दोनों इंटीग्रेटर चूज कर लेते हैं। हाँ, रुक जाए, अटेंडेंस का मसला नहीं है, बाद में ले लेंगे, अटेंडेंस मत दो भाई, बार बार कितनी बार मना करूँ। अच्छा, अब हमें चाहिए इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर जो है वो आई थिंक हमें मिलेगा कंटिन्यूस के अंदर। हाँ, कंटिन्यूस में गए तो यहाँ पर हमारे इंटीग्रेटर का ब्लॉक नज़र आ गया, वो हमने ऐड कर लिया। ठीक है, हमें 2 चाहिए, तो इसको हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी, या इसको हम कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा। हाँ, 2 आ गए। ठीक है, एक को हमने यहाँ ऐड कर लिया इस तरीके से, और एक को हमने यहाँ ऐड कर लिया इस तरीके से। ठीक है, 1/s हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमें क्या चाहिए, एक ऑसिलोस्कोप चाहिए। ऑसिलोस्कोप भी मिल जाएगा आपको। ऑसिलोस्कोप के लिए आप कहाँ जाओगे, ऑसिलोस्कोप के लिए आप जाओगे सिंक के अंदर, स्कोप के अंदर गए, ऐड ब्लॉक कर लिया, ये आपके पास ऑसिलोस्कोप आ गया। ये आप इस तरीके से यहाँ ले। ठीक है, ये स्ट्रेट तो बन गया। अब हमें कुछ फीचर लेके जाना है। ठीक है, अच्छा, आप चाहो तो इसको लेबल भी कर सकते हो। आपने कहा कि भाई मेरे पास यहाँ पर, इसको हम लेबल कैसे करेंगे, रुक जाओ, कमेंट्स इसमें हम ऐड करना चाहें तो कमेंट्स इसमें हम कर सकते हैं। रुको, कमेंट्स, कमेंट्स, हाँ, ये रहा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कह दिया दिस इज एक्स डबल डॉट, समझाने के लिए आपको। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमने कह दिया दिस इज एक्स डॉट एंड दिस इज एक्स। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या किया, अब हमें क्योंकि बी और के भी चाहिए, तो हमें गेन के ब्लॉक वापस चाहिए होंगे, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। इसको अगर आप चाहो तो इसी को कॉपी कर लो, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। ठीक है, इसको उठाओ, इसको आप कर दो, फ्लिप मार लो इसको रोटेट फ्लिप में गए, इसको आपने कहा कि भाई कैसे फ्लिप करना है, ऐसे करना है फ्लिप ब्लॉक, तो ये फ्लिप हो गया।
ठीक है। इसकी वैल्यू आप अभी 1 ही रहने दो, या इसको आप बाद में चेंज कर लेना अपने लिहाज से, ठीक है। 2 ब्लॉक्स आएंगे, एक ऐसे आ गया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक ऐसे आ गया। एक मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स डॉट से, तो एक को हमने यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है, और ये चला गया यहाँ पे, ठीक है जी। और एक मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, तो इसको हमने ऐसे किया, यहाँ पे गए, और उसके बाद हमने इसको इस तरीके से कर दिया, ठीक है जी। तो ये आपका ब्लॉक जो है तकरीबन तकरीबन क्या पूरा तैयार हो चुका है इस तरीके से, ठीक है। अब आप इसको लेबल करो, लेबल करना चाहो लेबल कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आ जाओ अपना लैब के ऊपर। कह रहे हैं कि आपने वही सारा काम करना है, और उसने आपको क्या दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है, B दिया हुआ है 0.2, और M दिया हुआ है 0.1, और F क्या है, स्टेप इनपुट है। अब मैं वैल्यूज प्लेस करने जा रहा हूँ, ठीक है। M मेरे पास कितना है 0.1, तो 1/0.1 कितना होता है 10। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूँ, या तो 1/0.1 प्लेस कर दो, ठीक है, इसको भी वो मसला नहीं, इसको मैंने प्लेस कर दिया समझने के लिए। अच्छा, एक्स डॉट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स डॉट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बी, तो बी की वैल्यू मुझे क्या गिवन है मेरे पास, बी मुझे गिवन है 0.2। तो मैंने यहाँ पर कहाँ गया ये अपना मैटलैब, ये मेरे पास क्योंकि ये एक्स डॉट है तो ये मेरे पास बी है, तो बी मेरे पास कितना था 0.2, इसको मैंने कर दिया ओके। और एंड में मेरे पास क्या बचा है, के कितना है मेरे पास 1, तो उसको हम 1 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको आपने क्या किया, इसको आपने यहाँ से रन किया, ये रन हो रहा है, ठीक है, ये रनिंग कर रहा है, हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, स्कोप पे जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे, ये भी रिजल्ट शो करेगा अपना। हाँ, ये मेरे पास स्कोप का ब्लॉक आ गया, ठीक है जी। दिस इज हाउ योर रिस्पॉन्स इज कमिंग। अच्छा, इसके रिस्पॉन्स को देख के क्या समझ आ रहा है कि कौन सा सिस्टम है ये, और जीटा की वैल्यू क्या है। इसके रिस्पॉन्स को चेक किया हमने, तो कौन सा सिस्टम नजर आ रहा है आपको, जी अंडर सर है। अंडर डैम्ड है। अंडर डैम्ड सर। ठीक है, शाबाश। क्यों, क्योंकि इसकी देखो ऑसिलेशंस आई, उसके बाद आहिस्ता 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 यूं करके खत्म हो गई, मतलब दिस इज एन अंडर डैम सिस्टम। जीटा जो है वो 0 और 1 के दरमियान है। अब आप जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आपके पास, जब आप ये वाला पार्ट करोगे ना अपने पास जब सॉल्व करोगे इसको, तो यहाँ से जो जीटा आ रहा होगा वो भी तकरीबन 0 और 1 के दरमियान ही आ रहा होगा। बल्कि हम करके देख लेते हैं, बल्कि ओमेगा नॉट स्क्वायर निकालते हैं पहले, ठीक है। के अपॉन एम करते हैं, के अपॉन एम हमने किया तो मेरे पास के क्या है, के मुझे गिवन है के अपॉन एम ना, तो 1/0.1 कितना होता है 10, ओमेगा नॉट कितना आएगा √10, √10 को हमने 2 √10 जीटा हमें निकालना है, तो जीटा हो गया बी अपॉन 2 √10 इंटू एम। बी कितना था मेरे पास, बी मेरे पास था 0.2, ये हो गया 0.2 अपॉन, सही है। अभी निकालते हैं इसको, हम करते हैं कैलकुलेटर, ये हो गया, जल्दी आ जाओ, आप लोग भी निकालें 0.7, ठीक है। इन्होंने एक स्टूडेंट ने निकाला है, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो यही काम आपको करना है कि पहले आपने कैलकुलेशन से वेरीफाई करना है कि जीटा क्या आ रहा है, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स आपने सिमिलिंग पर चेक करना है, जो कि कुछ इस तरीके से मेरे पास शो हो रहा है, और वेरीफाई कर लिया हमने कि भाई हाँ जो हमने कैलकुलेशन की हैं वो मेरे पास जो स्कोप पर सिमिलिंग पर रिजल्ट आ रहा है दैट इज ऑल्सो वेरीफाइड यूजिंग दिस, सही है। अब अगर फर्ज करो, अगर मैं अब एक सवाल लॉजिकल पूछता हूँ कि अगर फर्ज करो कि डैम्पर की जो वैल्यू थी बी, अगर मैंने उसको इंक्रीज किया, फर्ज करो मैं करके देखता हूँ, तो मेरे पास मेरे रिस्पॉन्स पर क्या फर्क पड़ेगा। अभी मेरे पास बी जो था वो 0.2 था ना, मैं इसको करता हूँ 0.7, जब 0.5 करता हूँ, चलो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा ये चेक करते हैं। एक
जीटा इज इंक्रीजिंग, ठीक है। जीटा जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डैम्पिंग क्या होगी, और ज्यादा होगी। तो यही चीज हम आपको यहाँ पे चेक कराएंगे अभी। ये देखो, अब जीटा के इंक्रीज हुआ तो मेरे पास डैम्पिंग और ज्यादा और हो गई। मतलब ये तो कुछ वो सिस्टम बन गया जब जीटा 1 होता है या 1 के आसपास आ रहा होता है। सही है। तो ये मेरे पास जो है वो इस तरीके से आ गया। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके पास आ गया। तो अब आपको करना क्या है, अब जरा गौर से समझ लो और जाके सबको समझ आ जाए। पहला काम ये करना है कि दोनों, ये लैब टास्क है आपका, ठीक है। लैब टास्क में आप टास्क 1 पर आए, आपके पास ये मैकेनिकल सिस्टम गिवन है। आपने इस सिस्टम को देखते हुए जिस तरीके से मैंने लैब के अंदर, जी लेता हूँ अटेंडेंस, रुक जाए बेटा, ले रहा हूँ अटेंडेंस। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक एक इक्वेशन डिराइव किए, जीटा ओमेगा नॉट निकाले, आपने भी बिल्कुल यही स्टेप एग्जैक्ट कॉपी करके अपने पास नोट करके यहाँ तक स्टेप करना है, जीटा ओमेगा नॉट निकालना है। ठीक है। तो पहला स्टेप ये है कि जो वैल्यूज आपको गिवन है उससे आपने जीटा ओमेगा नॉट निकालना है। बट ये आपने सारा का सारा काम पीछे जो मैंने किया है ये भी आपने करना है, ताकि आपको ये चीज समझ आए कि ये काम हो कैसे रहा है। मतलब कि जीटा ओमेगा नॉट निकालने के लिए जो मैंने मेहनत की है वो किस तरीके से मैं यहाँ तक पहुंचा वो आपको आना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, उस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को आपने मैटलैब पर इस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। इनिशियली जो आपको बी, एम और के की वैल्यू गिवन है उस लिहाज से आपने अपना सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है वो चेक करना है, और उसका ब्लॉक डायग्राम और उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है ऑसिलोस्कोप पर वो आपने अटैच करना है। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने, अब गौर से सुनना कि करना क्या है, आपने एक दफा डैम्पर को की वैल्यू इंक्रीज करनी है। उसके बाद चेक करने के स्कोप पर क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करनी। अब कैलकुलेशन का काम सिर्फ एक दफा होगा, जो जो वैल्यूज गिवन है आपने सिर्फ यहाँ पर बीटा को इंक्रीज करना है, चेक करना है कि स्कोप पर क्या फर्क पड़ रहा है, और कमेंट्स में मुझे बताने के क्या फर्क पड़ रहा है। उसके बाद आपने बीटा को एक दफा डिक्रीज करना है और फिर चेक करना है कि क्या क्या रिजल्टेंट आ रहा है, और मुझे बताने के क्या फर्क पड़ रहा है। इस तरीके से मास को एक दफा इंक्रीज करना है, फिर बताने के क्या करना है, फिर मास को डिक्रीज करना है, फिर बताने के क्या रिजल्ट आ रहा है। इस तरीके से के को एक दफा इंक्रीज करना है, के को एक दफा डिक्रीज करना है। समझ आ रही बात। तो सिमिलिंग के अंदर बहुत इसको तमीज से काम करना है। तमीज से क्या, पहले आपने सारी डेरिवेशन करनी है, देन सारी कैलकुलेशन करनी है, देन इनिशियली जो आपको वैल्यूज गिवन है उससे सिमिलिंग का मॉडल की स्नैपशॉट, उसके बाद उसका रिजल्टेंट स्कोप की। देन आपने एक एक करके पहले डैम्पर इंक्रीज किया, ठीक है। उसकी जो भी स्कोप की वैल्यू, स्कोप आ रहा है, जो ऑसिलोस्कोप की स्क्रीनशॉट है वो अटैच करनी है। वहां पर मेंशन करना है कि यहाँ पर मैंने बी ज्यादा लिया था या बी कम किया था, और साथ में एक कमेंट के इसको इंक्रीज करने से और डिक्रीज करने से क्या फर्क पड़ रहा है, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपने जो जो चीज बनाई है उसमें आपने वैल्यूज को चेंज करके को समझा भी है या ऐसे जमा करवा दिया। ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से करना है। कैलकुलेशन एक बार होगी, जीटा ओमेगा नॉट सिर्फ जो वैल्यूज इनिशियल गिवन है उसके लिए निकाली जाएंगी। हाँ, जो ऑसिलोस्कोप की वेव फॉर्म्स हैं वो मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए जमा करवानी है। मतलब इनिशियल जो आ रही है वो तो जमा लाजमी होगी। इनिशियल के बाद मैंने डैम्पर इंक्रीज किया तो उससे मेरे पास क्या वेव फॉर्म पे फर्क आ रही है वो जमा करवानी है। डैम्पर डिक्रीज किया, करके देखते हैं। इसको मैंने कर दिया 0.02, उससे क्या फर्क पड़ रहा है वो उसका, इसका ब्लॉक डायग्राम जमा नहीं करवाना। इसका सिर्फ आपने मुझे ये जो ऑसिलोस्कोप की वेव फॉर्म आ रही है ये वाली, ये जमा करवानी है। अब देखो खराब हो गई वेव फॉर्म, क्यों? क्योंकि अब डैम्पिंग बहुत कम हो गई इसकी। आ रही बात समझ। तो इस तरीके से ये सारा काम होगा। क्लियर है, समझ आ रही है कि क्या करना है। यस सर। ठीक है। तो यही काम आपने, मैकेनिकल सिस्टम मैंने आपको करके बता दिया। इलेक्ट्रिकल सिस्टम मैंने आपको प्रेजेंटेशन के अंदर हिंट दे दी, हिंट किया बल्कि पूरा कर ही दिया है। पूरी इक्वेशन सॉल्व कर दी है आपके सामने इलेक्ट्रिकल सिस्टम की। इलेक्ट्रिकल सिस्टम बिल्कुल यही वाला है, RLC। ठीक है। इसमें आपको R भी गिवन है, L भी गिवन है, C भी गिवन है। L कितना है 1 मिली हेनरी, C गिवन है 10 माइक्रोफैरड्स, R गिवन है 100 ओम्स, और इनपुट वोल्टेज स्टेप वोल्टेज है वही 0, इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू 1। तो बिल्कुल सारा काम बिल्कुल वही करना है। ये प्रेजेंटेशन मैं LMS पर अपलोड कर दूंगा अभी,
क्लास के बाद आप लोग, और इसकी ये लिंक भी, लेक्चर लिंक भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसको एक दफ़ा वापस देख के और समझ के इसको कर लीजिएगा। इसमें भी आपको क्या करना है कि एक दफ़ा आपने पूरा प्लॉट कर दिया इनिशियल वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, जीटा ओमेगा नोट आपने आरएलसी जो इनिशियल गिवन तो उससे निकाल लिया, बट उसके बाद आपने क्या करना है कि एक दफ़ा आर इंक्रीज करना है, आर डिक्रीज करना है, चेक करने के क्या फ़र्क आ रहा है, फिर एल इंक्रीज करना है, एल डिक्रीज करना है, देन सी इंक्रीज करना है, सी डिक्रीज करना है। इंक्रीज डिक्रीज जितना करना है वो आपकी अपनी मर्जी है कि कितना कर रहे हो आप, बट मेंशन करना चाहिए जो ग्राफ जिस वैल्यू का है वहां पर उसकी वैल्यू मेंशन होगी, और साथ साथ एक कमेंट या रीजन लाजमी होगा। और एक दूसरे का कॉपी मत कीजिएगा, हर कोई अपना अपने कमेंट्स लिखेगा, अपनी अपनी समझ के मुताबिक लिखेगा इसके अंदर। ऐसा नहीं कि एक बच्चा करे और बाकी लोग कॉपी कर लें, सही है। तो इसलिए एक एक चीज़ को समझ के करें, क्योंकि ये लैब इंपॉर्टेंट लैब है आपके लिए, क्योंकि अगर आप इसको अभी छापेंगे तो अब आगे समझ कुछ नहीं आने वाला। तो इसलिए जो चीज़ है उसको समझ के करें और सही तरीके से करें, ठीक है। तो तीनों जो वैल्यूज़ हैं बी एम के आर एल सी, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, बट जो कैलकुलेशन है और जो इनिशियल ब्लॉक डायग्राम है वो आपने जमा करवानी है सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यूज आपको गिवन है इस लैब मैनुअल के अंदर। सही है, सब चीजें क्लियर हो गई हैं, समझ आ गया किस तरीके से करना है, कोई मसला तो नहीं है, कोई चीज है तो पूछ लें, फिर मैं अटेंडेंस लेके क्लास एंड करूंगा। क्लियर सर। सही है, गुड, क्लियर है सबको, कोई भी सवाल हो तो पूछ लो। ठीक है, गुड। तो अब मैं अटेंडेंस फिर मैं लेना शुरू कर रहा हूँ। अच्छा जी, क्लियर है, गुड। अच्छा जी, अटेंडेंस हम लेना शुरू करते हैं इस आईडी से। और ये मेरे ख्याल से टाइम सैटरडे का सही है, 9 साढ़े 9 तक का हम लैब शुरू करें अपनी, सारे बच्चे एक साथ आ जाते हैं, और ये मतलब एक बेहतरीन, मुझे तो सही ऑप्शन लग रहा है। कुछ सर लोगों को इश्यू। सर आप क्या मंडे को लैब नहीं हुआ करेंगे फिर? नहीं, असल में मेरे पास 3-4 आइडिया हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि सबकी लैब ना एक साथ हो जाए, वरना मुझे फिर यही लेक्चर 3-4 दफ़ा रिपीट करना पड़ेगा, जो कि एक इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि मुझे ज़ाहिर मेरा भी एमएस चल रहा है और भी चीज़ें चल रही हैं साथ साथ, तो वो फिर जो है ना बहुत मसला हो रहा है मेरे लिए, ये मसला है सर। तो आप लोग कोऑपरेट कर लें, सैटरडे को आप लोग फ्री होते हैं। अच्छा, अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं। अरहम असलम एब्सेंट, एहसन खान, एहसन खान, तनवीर, तनवीर अहमद, उसामा हैदर, उसामा हैदर, वकार, वकार बेग, यस सर। सही है, अरीब, प्रेजेंट सर। मुबशिर, मुबशिर, एहसन खान। अच्छा ठीक है, एहसन खान, एहसन खान अब है मौजूद, ठीक है, तो पहले बता दे, चलो कोई मसला नहीं, प्रेजेंट हो गया। मुबशिर अली नहीं है। फाइक, फाइक खान एब्सेंट। तालिब प्रेजेंट सर। नहीं है। उमर इकबाल, उमर इकबाल ठीक है मौजूद है। सादान, सादान अली, सादान अली एब्सेंट। फैजान, फैजान एहसन, किस में से जिनकी अटेंडेंस हो गई वो जा सकते हैं? हाँ प्रेजेंट सर। ठीक है, कोई मसला, जा सकते हैं। जैन, जैनुल आबदीन थे मेरे ख्याल क्लास में। हसन, प्रेजेंट सर। सैफ, सैफुर रहमान, सैफुर रहमान भी थे मेरे ख्याल से, हाँ क्लास में तो थे। अली रजा, अली रजा, प्रेजेंट सर। शहरियार, सर ये शेरियार अभी अभी ऑफलाइन हुआ है, मैंने उसे अच्छा, मैसेज किया ऑनलाइन होने के लिए। नानक, नानक राम प्रेजेंट, ठीक है। मोहम्मद मेहराब, प्रेजेंट सर। नवीरा प्रेजेंट, ठीक है।
अनुशिका नहीं है, नहीं हसनैन अभी आपका नाम नहीं आया, नहीं है, ठीक है। अंजला सही है। सुमर, सुमेर, सुमेर या सुमर, सुमेर मेरे ख्याल से सुमेर। उसामा हैदर प्रेजेंट, अच्छा उसामा हैदर तो नाम से उसका क्यों नहीं कहा आपने भाई? सुमेर नहीं है, ठीक है। सकलैन, सकलैन है, ठीक है। यासिर, इंटरनेट इशू है अंजला अनुशिका का, अच्छा क्लास में थी, चलिए ठीक है। यासिर कयूम, यासिर कयूम एब्सेंट। अच्छा ये एक आईडी हो गई, अब दूसरी आईडी हमारी ये थी। अच्छा बिलाल आरिफ, बिलाल आरिफ सर स्क्रीन शो नहीं स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन तो सर, मेरे अब हो रही है, हो रही है सर। बिलाल आरिफ है, नहीं है। असद हयात, प्रेजेंट सर। हाफिज अवैस, मोहम्मद हाफिज मोहम्मद अवैस, शहबाज, प्रेजेंट सर। कौन शहबाज या हाफिज अवैस? प्रेजेंट सर। कौन हो, नाम तो बताओ। हाफिज, हाफिज अवैस। सही है, सही है। शहबाज ये रहा, ठीक है, शहबाज भी हैं, उन्होंने चैट बॉक्स में लिख दिया। मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन, असदुल्ला, प्रेजेंट सर। सर वो बाबर अली, सर शहबाज वो का लगा दिया शहबाज मैंने। सर मेरा नीचे शहबाज, 1002 है। हाँ हाँ तो रुक जाओ ना, आ रहे हैं अभी, आ रहे हैं। बाबर अली, बाबर अली सर भी वो थे कोई मेरे को। और था। कहाँ? नहीं शहबाज अदीब दूसरे हैं, वो आप दूसरे हो। हाफिजा फहीला, ठीक है प्रेजेंट है। यासिर अजज एजाज, यासिर या यासिर भी थे मेरे ख्याल से, हाँ क्लास में थे। हसनैन बुरीरो, प्रेजेंट सर। अवैस अली, सर पहले अवैस तो अली, मेरी एप्रिल लगी है। पहले आप थे हसनैन? ये सर मैं था। अच्छा सही है। अवैस, अवैस नहीं है। जगदीश, जगदीश, मोहम्मद शहबाज, ठीक है शहबाज लगा दी तुम्हारी। सैयद हमजा अली साबिर, हमजा अली, जगदीश है, जगदीश की आवाज़ जगदीश ने उसमें लिख दिया, ठीक है। जगदीश मौजूद है, हमजा अली साबिर भी मौजूद है, ठीक है। जी जी मोहम्मद आरिफ भी मौजूद है, ठीक है। फ़र्रुख, फ़र्रुख शब्बीर, न जैन लगा दी थी मैंने आपकी, जैन जैनुल आबदीन ना। फ़र्रुख शब्बीर भी हैं, ठीक है। अनम, जी जैन लगा दी थी आपकी, अनम भी प्रेजेंट है। वसी, वसी अब्बास, वसी, वसी की इंटरनेट प्रॉब्लम है सर, पिछली बार भी नहीं आया था वो, उसको कहना मुझसे बात कर ले। वसी आ तो गया, ठीक है। उस्मान, उस्मान अली खान, उस्मान अली खान एब्सेंट। हम्माद तो है, ठीक है। बिस्मा, बिस्मा आमिर प्रेजेंट है। मुजम्मिल सलीम, प्रेजेंट सर। बुशरा नसीर प्रेजेंट है, ठीक है। शाहजेब अहमद बेग, शाहजेब अहमद बेग सही नहीं है। एहतशाम, एहतशाम, सुम्बुल शेर, सुम्बुल शेर, मरियम इद्रीस, मरियम इद्रीस,
ठीक है, प्रेजेंट है। उबैदुल्ला, उबैदुल्ला है? उबैदुल्ला क्लास नहीं दे रहे, पिछली बार भी नहीं ली थी उन्होंने क्लास। सुम्बुल का नेट सर इशू है, नेट सर इशू है। मेरा नाम लिखते हैं सर। कौन? सदाकत अली सर 8974, इसी आईडी में हूँ पर लेट करवाया सर रजिस्ट्रेशन। सदाकत अली शाह? जी जी सर। अच्छा, एक मिनट रुको, अभी लिख देता हूँ हाथ के हाथ। अच्छा जी, आपने कहा कि भाई लेट करवाया है। अच्छा जी, देखो सही है। वो बताना अपना नंबर बताना। आईडी 8974 8974। सदाकत अली सर। ठीक है, सदाकत अली के। ठीक है, लेट करवाया आपने? जी सर। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो जिसकी हो गई अटेंडेंस हो जा सकता है। अब आखिरी आईडी रह गई है मेरी, मैकाट्रॉनिक्स की आईडी है। बाकी जिसका हो गया अटेंडेंस हो जा सकता है। मैं अभी और कुछ नहीं पढ़ा रहा। अस्सलाम वालेकुम, सुमेर अली प्रेजेंट सर। सुमेर अली, अच्छा रुको। सुमेर अली, नंबर बताना है सुमेर अली अपना। 10101। 10101। अच्छा हाँ, ये सही है, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा, अब आखिरी आईडी रह गई है हमारी 106 वाली आईडी। वो किधर चली गई? एक कंट्रोल F1, ये रही। अच्छा जी, आप लोगों की पिछले अटेंडेंस में इससे मिस हो गई है तो मसला नहीं, मैं लगा दूंगा। अम्माद मुबीन, ठीक है। वाइज, वाइज गफ्फार, वाइज एब्सेंट हैं, ठीक है, सॉरी सॉरी। हारिस अहमद खान, हारिस अहमद खान। सैयद फैज़ान, सैयद फैज़ान। सैयद आगा मोहम्मद बाकर, आगा मोहम्मद बाकर। मोहम्मद उमर फारूक। अच्छा, उबैदुल्ला, ठीक है, मैं अभी लगा देता हूँ आपकी। अभी ये लगाता हूँ, उबैदुल्ला फिक्र नहीं कर, लगा देता हूँ अभी। उमर फारूक एब्सेंट है। मोहम्मद नियाज, मोहम्मद नियाज प्रेजेंट है, ठीक है। और कौन है? उज़ैर रऊफ़ जलबानी, उज़ैर रऊफ़ जलबानी, ठीक है, प्रेजेंट है। सैयद एहसन, एहसन अजीज़, एहसन अजीज़ प्रेजेंट है। मोहम्मद अरीब, मोहम्मद अरीब प्रेजेंट है। और सलमान उबैद, सलमान उबैद, सलमान उबैद नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद अहमद काशिफ, प्रेजेंट सर। अहमद काशिफ, जी सर प्रेजेंट। ठीक है। सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा, यस सर। सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा, सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा हैं? सर हारिस अहमद खान सर रुक जाओ, 9739। जिनकी रह गई है भी रुक जाओ। हारिस अहमद खान, तुम कहाँ हो? यहाँ से इसी में हो? हारिस अहमद खान कहाँ है? इसमें तो नहीं है हारिस अहमद खान। 9739 सर, थर्ड अच्छा, नंबर। सही, ठीक है, सॉरी सर सॉरी। थर्ड है। अहमद मुर्तज़ा, सॉरी, सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा है, सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा नहीं है। मोहम्मद हसन आबिद, सैयद शामिर अली शाह, मुनीब अहमद, सऊद, मोहम्मद सऊद। प्रेजेंट सर। और है अफान रहमानी, अफान रहमानी। सर अफान और फैजान थे सर, वो अभी इनका डिस्कनेक्ट हुआ है। अच्छा, अफान फैजान हुसैन। अच्छा, बाकी किसकी रह गई है? उबैदुल्ला की रह गई है।
सर शिबाज। शहबाज अदीब। जी सर 9324 शिबाज। हाँ रुक जाओ अभी, रुक जाओ। शहबाज अदीब की मैं लगा चुका हूँ, उबैदुल्ला की मैं लगा दूंगा। शहबाज आपकी लगा दी थी मैंने। सर फाइक खान 9317। फाइक खान आप गायब थे उस वक्त मैंने अटेंडेंस ली थी। फाइक खान सर मेरा नेट इशू कर रहा है थोड़ा। सर यासिर कयूम ने सर मुझे मैसेज किया अभी कि उसकी नेट का इशू है तो इसलिए उसकी अगर यासिर कयूम। 10130 जी अभी मैसेज है। ठीक है, बस क्लास प्रेजेंट करते हैं, कोई सवाल नहीं है अगर तो। जी सुंबुल शेर में नेट का इशू नहीं, उनकी तबीयत सही नहीं है, उनका मैसेज आ गया मेरे पास। अब मात सुंबुल का मैसेज आ गया मेरे पास, मैं देख लूँगा उनका। ठीक है चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।